नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी, पेपर सॉल्यूशन चल रहा था हमारा 2022 वाला, सेकंड ग्रेड 2022 का, और उसमें हमने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। 59 मैंने करवा दिया था, तो वो थोड़ा सा रहा था ना, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस वजह से क्लास बीच में बंद हो गई थी, है ना। ठीक है ना। तो 59 मैंने समझा दिया था, लेकिन दोबारा से देख लो एक बार, इसको दोबारा से देख लीजिए आप ना। देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? देखो, हम पढ़ते हैं, एक आपबाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, आपबाउ का नियम। और आपबाउ क्या कहता है कि भाई, आपबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है ना, 11th क्लास में लिख रखा है ऐसा ना, एनसीईआरटी में। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है निर्माण करना। तो यहाँ क्या करते हैं अपन? निर्माण करने का मतलब, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करते हैं, यानी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, ऐसा कौन कहता है? आपबाउ। फिर आपबाउ नियम के अंदर 3 नियम आते हैं। एक आपकी ये n+l का नियम, और ये क्या कहता है कि जिस कक्षक के लिए n+l, यानी n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मतलब दिग्वंशी क्वांटम संख्या, दोनों का जो सम है वो कम आएगा, उसकी ऊर्जा कम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जिसके लिए ज्यादा आएगा उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। लेकिन मान लो 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का योग कैसा आ जाए? समान। कैसा आ जाए? समान। तो जिसमें n का मान न्यूनतम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कैसा हो? मिनिमम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। तो ये n+l है। हुंड वाला नियम क्या है? पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन। कैसे? अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें समान ऊर्जा की कक्षकों में पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समान ऊर्जा के कक्षक का मतलब एक उपकोष के जो कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं, उनको समभ्रंश कक्षक कहते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। और उनमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं, यानी अयुग्मित भरते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का योगमन करते हैं। ठीक है ना, नहीं डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करते। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये लिखी रखा है कि परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान अरे समान नहीं हो सकता। अधिकतम कितने? अधिकतम कितने? अरे मैक्सिमम 3 का मान समान हो सकता है। मैक्सिमम कितने? 3 का मान कैसा हो सकता है? समान। और एक और बात क्या कहता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन भी कैसे? अरे विपरीत चक्र में, यानी अपोजिट स्पिन में। कैसे स्पिन में? अपोजिट स्पिन में। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है ना, मैंने चारों को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला देखिए, अब अगला अपन 60 नंबर क्वेश्चन पे थे अपन उस समय। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्या है? दो तत्व ए और बी दे रखे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। ए और बी से बनने वाला जो यौगिक है उसका क्या आणविक सूत्र क्या होगा? ए और बी से बनने वाला यौगिक है, उसका आणविक सूत्र क्या होगा? ठीक है ना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से क्या पता चल रहा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका मतलब ये जो है आपकी किसका है? ये फास्फोरस का है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और नीचे वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये किसका है? आपके क्लोरीन का। एक फास्फोरस का है और एक क्लोरीन का है। और हमको पता है, देखो, अरे इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, और इसके संयोजकता कोष में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे जनरल नियम तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देता है, 2 वाला दे देता है, 3 वाला दे देता है, 4 वाला साझा करने की कोशिश करता है। तो 4 उसके पास, 4 दूसरे के पास साझा कर लेगा। 5 वाला लेता है, 6 वाला लेता है, 7 वाला लेता है। जनरल नियम बता रहा हूं। अब लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस। तो यहाँ तो इसके पास भी 5, इसके पास भी 7। तो ये क्या करेगा? 5 वाला भी लेगा, 7 वाला भी लेगा। अरे पर 7 वाला लेने की ना टेंडेंसी ज्यादा है उसकी। क्यों? उसको तो एक लेते ही क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक गैस विन्यास हो जाएगा अक्रिय गैसों की जैसा, जबकि 5 वाले के पास तो अरे उसको 3 चाहिए। तो ज्यादा आसानी किसके पास है? 7 वाले के पास। इसलिए ये तो क्या बनाएगा? क्यों? अगर दोनों का ही, अरे जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन ले ली माइनस और ये भी माइनस, तो सेम साइन के बीच तो प्रतिकर्षण हो जाएगा ना, कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब मजबूरी है। तो फास्फोरस क्या करेगा? अरे इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे क्या आएगा? प्लस, और इस पे क्या आएगा? माइनस। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब दोनों से कंपाउंड बनाओगे आप तो क्या बनेगा? अरे दोनों से ही आप कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक फास्फोरस है, एक क्लोरीन है। इससे जो कंपाउंड बनेगा आपकी वो कौन सा बन जाएगा? अरे PCl3। कौन सा? PCl3। क्यों प्लस क्यों बनाएगा ये? क्यों? इसके पास देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एस में कितने हैं? 2, और पी में कितने हैं? 3। और इसके पास एस में 2, पी में कितने हैं? 5। ठीक है ना। तो ये PCl3 की बात कर रहा है हमसे। PCl3 का मतलब AB3। अरे PCl3 का मतलब क्या कह रहा है? AB3 की बात कर रहा है ना। तो फास्फोरस क्लोरीन से कौन सा कंपाउंड बनेगा? PCl3 बनता है।
या फिर PCl5। अरे यार, तू PCl3 बनाता है या PCl5 बनाता है, तो AB5 तो है नहीं यार। AB5 दिख रहा है क्या कहीं? AB5 नहीं दिख रहा ना, तो क्या बनाएगा ये? अरे PCl3 बनाएगा। पढ़ते हैं ना अपन PX3 PX5 फास्फोरस का ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड, तो ट्राई दे रखा है यहाँ AB3। भाई ए पे कौन है? अरे ए इसको मान रखा है ना, फास्फोरस को ए मान रखा है, और बी किसको मान रखा है? क्लोरीन को। तो क्या बना? AB3, यानी PCl3 की बात कर रहा है। किसी को दिक्कत है क्या? इस तरीके से क्वेश्चन करना है अपन को सॉल्व, है ना? इस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए अब इतना थोड़ा देखो कॉमन सेंस तो होना चाहिए हमारे पास। ये कैसे बना? वही फास्फोरस क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। अब फास्फोरस कैटायन बनाएगा और ये जो क्लोरीन है ये एनायन बनाएगा। अब इससे एक तो ट्राई बन सकता है, एक पेंटा बन सकता है। पेंटा वाला फॉर्मूला दिया नहीं। अरे पेंटा वाला नहीं दिया नहीं फॉर्मूला, पेंटा वाला, पेंटा भी बन सकता है यहाँ, और पेंटा वाला कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास यहाँ। तो फिर कौन सा बन जाएगा? ट्राई बन जाएगा, ठीक है ना? यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अगला सवाल देखिए, ये क्वांटम नंबर से अगला देखिए, नीचे दिए गए समूहों में फर्स्ट से फोर्थ वह विकल्प चुने जो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नहीं हो सकता, संभव हो नहीं सकता। यानी एक परमाणु में, मतलब किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात संभव नहीं है। तो देखिए, हेलो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ जी, देखिए, एक मिनट। हाँ जी, देखिए, हाँ, देखिए, तो क्या संभव नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए संभव नहीं है। तो एन का मान 2 हो। ये क्या कह रहा है? अरे एन का मान कितना हो? 2। एन से मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 2 हो। तो एल का मान 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एम का मान 0 हो सकता है, और एस का मान +½ हो सकता है। ये सही है, ठीक है ना? एन का मान 3, तो एल का मान 3 नहीं है ना, मतलब एन का मान 3 है ना, तो एल के 3 मान हो सकते हैं ऐसे। यानी जो कोष की क्रम संख्या होती है उतने ही एल के मान, एल का मतलब दिग्वंशी क्वांटम संख्या के मान होते हैं। जैसे एन का मान 3 है, वो तो क्रम संख्या है, उसकी 3 वैल्यू है अलग अलग जैसे, और वो कहां से कहां तक? 0 से n-1 तक। यानी इसका मतलब एक 0 हो सकता है, एक 1 और एक 2 हो सकता है। पर इसने तो क्या कहा? एन का मान 3 और एल का मान 3। अरे एन और एल का मान कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना? एन और एल का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। हाँ, एन की जो, यानी जो क्रम संख्या है ना एन, मतलब एन का जो वैल्यू है उतने एल के मान होते हैं, पर वो 0 से n-1 तक, यानी कोष की क्रम संख्या जो होती है उसी के बराबर एल के मान होते हैं। पर वो अलग अलग 3 मान, जैसे मान लो एन का मान 3, ये तो क्रम संख्या 3, और वो अलग अलग 3 मान है, 1 2 3, ठीक है ना, एल के। तो इसका मतलब एन का और एल का मान बराबर कभी भी अरे नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां देखिए आप, एन बराबर 3, एल बराबर 2 हो सकता है, क्यों? 0 से n-1 का मतलब 2 तक हो सकता है। एम का मान -2 हो सकता है, एस का मान 1। अरे एस का मान तो या तो +½ होगा या -½ होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता। ये भी गलत है आपके। तो बचा कौन सा? एन बराबर 4, एल बराबर 3 हो सकता है, एम बराबर -2 हो सकता है, कि -3 से +3 तक हो सकता है ना, एस +½ ये भी हो सकता है। तो इसने कहा संभव नहीं है। तो संभव कौन कौन से नहीं है? अरे संभव कौन कौन से नहीं है? एक तो आपके 2 और एक 3, तो केवल एक नहीं, केवल, सॉरी, केवल 2, केवल एक नहीं, 1 और 4, 1 और 4 तो सही है, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है ना? यानी ये संभव नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप आगे, आगे देखिए अगला। हाँ जी, देखिए
एक सीमेंट से सवाल आ चुका है। सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ, यानी सीमेंट अरे धीरे धीरे जमे, तो उसकी प्रक्रिया को धीरे करने के लिए जो इसमें मिलाया जाता है पदार्थ, उसका नाम क्या है? अरे उसका नाम है वही जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, CaSO4 डॉट अरे 2H2। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो फॉर्मूला है आपके, अरे इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट अरे हाफ H2, CaSO4 डॉट हाफ H2। ये किसका फॉर्मूला है? इसका। सिलिका तो आपको पता ही, मिट्टी, अरे रेत। SiO2 एलुमिना आपको पता ही है, Al2O3, ये एलुमिना है। तो कौन सा मिलाया जाता है? जिप्सम। अरे जैसे मान लो भाई ईंटों की चुनाई कर रहे हो आप ना, तो जैसे दो ईंट है उनके बीच में अरे वो लगाता है ना, मसाला लगाता है वो, उसमें क्या सीमेंट का मसाला बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे जमेगी, तो दोनों जो ईंटें हैं वो आसानी से सेट हो जाए। अरे फास्टली जम जाएगी फिर सेट ही नहीं होंगी, तो उसको आसानी से सेट हो, उसलिए धीरे धीरे सीमेंट को जमना क्या है? जरूरी। और धीरे धीरे जमने के लिए, है ना, यानी उसकी प्रक्रिया को धीमा करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? उसमें जिप्सम मिलाते हैं। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो ठीक है ना, ऐसे सवालों का तो कोई लॉजिक है नहीं। आगे देखिए, आज अपन इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ये लीजिए, इसमें देखिए आप, हाँ इसमें से देखिए अपने ये 3 क्वेश्चन है ना, देखिए, हाँ जी, इसमें कितने क्वेश्चन है अपने? 3। कितने हैं भाई? 3 है ना। एक सेकंड, हाँ जी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है? ठीक है, सहसंयोजक ठोस को अपन नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। सहसंयोजक ठोस को कौन सा ठोस? अरे नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें परमाणु है एक दूसरे से जुड़ किया ना, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। अरे नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क, ऐसी नेटवर्क के समान संरचना बना देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? नेटवर्क ठोस। जैसे डायमंड, हीरा, हीरे की संरचना देखी होगी ना, हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 है, तो वो 4 कार्बनों से जुड़ेगा, फिर अगला, फिर 4 से, फिर अगला 4 से, तो ऐसी एक नेटवर्क लाइक क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। अब देखो ZnS, अरे ZnS तो आपको पता है, ये तो ऐसे टूट जाएगा, Zn+2 प्लस S-2। जो आयनों में टूट जाता है वो तो आयनिक ठोस होगा। कौन सा ठोस? आयनिक। 4 प्रकार के ठोस हैं आयनिक संयोजक, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 4 प्रकार के ठोस आयनिक है। वैसे ठोस 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटते हैं, यानी वो किन किन अवयवी कणों से मिलकर बने हैं और अवयवी कणों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सहसंयोजक है, आयनिक है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वंडर वाला आकर्षण बल लग रहा है, कौन सा लग रहा है, तो उसके आधार पर 4 भागों में बांटते हैं, एक आयनिक, सहसंयोजक और एक आणविक और एक धात्विक। 4 प्रकार के ठोस हैं। तो जो आयनों में टूट जाए, यानी जो आयन से मिलकर बने, वो आयनिक ठोस है। ये भी देखो आपको इसका पता है आपको, ये भी कैसे? अरे ये भी ऐसे टूट जाएगा ना, Ca+2+2F-, ये भी आयनिक ठोस है। इधर देखो ये, अरे ये तो CO2 का अणु है, CO2 का अणु, और CO2 हमको पता है कैसा, अरे ये अध्रुवीय अणु होता है भाई, कैसा? अध्रुवीय अणु। तो आणविक जो ठोस है, अरे जिनमें है ना अवयवी कण अणु होते हैं, वो आणविक ठोस होते हैं। अब आणविक को भी आगे बांटते हैं अपन ऐसे, है ना, आधार, क्या नाम है, अध्रुवीय, ध्रुवीय, इस तरीके से उसको 3 भागों में बांटते हैं अपन। तो ये अध्रुवीय अणु है, तो इसलिए ये कौन सा ठोस हो जाएगा? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये आणविक है। अरे ये कौन सा है? ये आणविक। ऐसे आपको पता हो, ये क्या है? आयनिक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये भी कौन सा है? अरे ये भी आयनों में टूटा है ना, तो ये भी आयनिक ठोस है। ये बचा कौन सा? ये कौन सा है? आपके सहसंयोजक। अरे ये कौन सा है बच्चों? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोसों का नाम क्या है? नेटवर्क ठोस। यानी सहसंयोजक जो ठोस है उनमें आपके अवयवी कण कौन होगा? परमाणु। परमाणु समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस, अरे ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं है, बस जो नहीं है या है उस पर अंडरलाइन है ना, गोला मार दो, अंडरलाइन कर दो, कुछ भी कर दो, आपकी इच्छा, सत्य है असत्य है ऐसे पूछ लेता है, ठीक है ना। तो नहीं है तो कौन सी नहीं है, देखो CO2, अरे CO2 तो है ना, तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ना आपके, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, CO2 गैस, यानी इसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। N2O भी होता है, CH4 मेथेन भी होता है, ये उल्टा ज्यादा ना हार्मफुल है N2O वगैरह ना, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है, इसलिए तो ज्यादा जिम्मेदार किसको माना जाता है, CO2 को। N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अरे N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वैसे तो H2O ये भी है ना ग्रीन हाउस गैस ही आपकी, CFC वगैरह है ये ग्रीन हाउस गैस ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सारे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल, देखो ठोस से दो सवाल आगे, एक सवाल तो ये रहा, एक सवाल ये रहा, ये आपके पर्यावरण से है 11th क्लास में। देखिए इसके लिए एक ट्रिक देख लो आप, इसके लिए एक ट्रिक देख लो आप। तो क्रिस्टल तंत्र का प्रकार, जब अक्षीय दूरियां, कौन सी दूरियां, अक्षीय दूरियां, यानी A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C हो, और अक्षीय कोण अल्फा बराबर गामा बराबर 90 और बीटा नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 90। तो जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना आपके क्रिस्टल तंत्र, वो 7 प्रकार के होते हैं, और उनसे 14 जो है ना वो ब्रेविस जालक बनते हैं ना, कितने, यानी 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, या कह दो 14 ब्रेविस जालक हैं, वो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के अंदर ही समाहित हो जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं अपन कि जो क्रिस्टल तंत्र है आपके वो तो कौन से हैं, अरे क्रिस्टल तंत्र ये कितने हैं आपकी, 7 है, और जो ब्रेविस जालक है ना, ब्रेविस लैटिस, अरे ये कितने हैं आपके, 14, ठीक है ना। तो इसकी एक ट्रिक याद रख लो, देखो ऐसे, ऐसे ट्रिक याद रख लो आप इसकी, कैसे, देखिए मैं बनाता हूं, ऐसे याद रख लो, CTOR HMT, थोड़े इंग्लिश नाम याद रख लो ना, CTOR HMT इंग्लिश नाम याद रख लीजिए ना, हिंदी में तो कंफ्यूजन है ना, थोड़े थोड़े से ऐसे है ना, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष, त्रिसम नताक्ष, और कैसे कैसे है ना, विषम लंबाक्ष ऐसे। इससे याद रख लो, C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। अब इसमें देखो अक्षीय दूरियां होती है ना, उनको तो अपन ऐसे दिखाते हैं ABC, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ABC ABC ABC, पहले बराबर लिख दिया मैंने, ABC और ABC और ये AB और ये C, ठीक है ना। तो अक्षीय दूरियां देखो, पहले वाले में तीनों समान, मतलब तीनों समान है, अक्षीय दूरियां ABC तीनों समान है, दूसरे में एक क्रॉस कर दो, तीसरे में दोनों क्रॉस कर दो, फिर समान, फिर एक क्रॉस, फिर दोनों क्रॉस, और लास्ट वाले में दोनों क्रॉस। पहले वाले में सारी समान, फिर एक क्रॉस, फिर दोनों क्रॉस, फिर समान, एक क्रॉस, दोनों क्रॉस, तो ऊपर वाला पैटर्न चल रहा है, समान एक क्रॉस दो क्रॉस, फिर समान एक क्रॉस दो क्रॉस, और लास्ट वाले में दोनों क्रॉस। अब इसने ये कहा हमसे कि अक्षीय दूरियां हैं वो तो A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, तो ये तो देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीन में से हो सकता है कोई सा भी, ठीक है ना। या तो हो सकता है आपके ऑर्थोरोम्बिक, या फिर मोनोक्लिनिक, या फिर ट्राइक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक तो दे नहीं रखा आपके, देखो अरे ऑर्थोरोम्बिक तो है नहीं है, तो ऑर्थोरोम्बिक नहीं है क्या, अरे O से ऑर्थोरोम्बिक नहीं है यहाँ, ठीक है ना, विषम लंबाक्ष, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके ये तो हो नहीं सकता, तो फिर बचा कौन सा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक भी दे रखा ऑप्शन में, ट्राइक्लिनिक भी दे रखा ऑप्शन में, ठीक है ना, मोनो और ट्राई, अरे दोनों ही दे रखे हैं। अब देखिए आप, तो फिर अपन है ना इसका जो अक्षीय कोण है ना उसको भी निकाल लेते हैं, चलिए देखिए कैसे निकालोगे आप, यानी ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और बराबर होते हैं 90, आप इस ट्रिक को याद रख लो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, अरे ये भी 90 है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर तो है,
पर अरे 90 नहीं है यार, बराबर तो है पर 90 के नहीं है। और लास्ट वाले में देखो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, यानी ये 90 बराबर भी नहीं है और 90 के भी नहीं है, तो हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया। अरे ट्राइक्लिनिक तो त्रिनताक्ष है, तो त्रिनताक्ष में ये क्या है, एंगल भी बराबर नहीं है, 90 के भी नहीं है, तो ऐसा तो उसने दिया ही नहीं हमको, तो इसका मतलब हमारा आंसर तो अपने आप आ गया, कौन सा, मोनोक्लिनिक आ गया। ठीक है ना, तो यहां क्या है, अरे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 है, और जो गामा है ना आपका, अरे वो 120 है। कितना, गामा 120, इसमें हेक्सागोनल में। अब बचा कौन सा अपना, अरे बच्चा अपने पास ये मोनोक्लिनिक। इसमें देखो अल्फा और गामा तो 90 होते हैं, और बीटा है वो नॉट इक्वल्स टू 90 होता है अभी, यानी 90 नहीं होता बीटा। ठीक है ना, अल्फा गामा 90 होते हैं, बीटा नॉट इक्वल्स टू अरे 90। ये ट्रिक है इसकी, है ना, इसको याद रखेंगे अपन, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कौन सा होगा हमारा आंसर, अरे हमारा आंसर तो ये हो जाएगा एक दत्ताक्ष। कौन सा, एक दत्ताक्ष, मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक को बोलते हैं एक दत्ताक्ष। आपकी सर इधर तो हिंदी में है, अरे तो इधर इंग्लिश में देख लो ना, आपके पास दोनों वर्जन आते हैं आपके पास, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश भी आप देख सकते हैं ना, इतना सा इंग्लिश, एम से मोनोक्लिनिक। ठीक है ना, एम से मोनोक्लिनिक, ये लीजिए। तो यहां आप कितने सवाल आ गए अपने, 1 2 3। एक तो ये था, एक सेकंड, एक तो आपका ये है, एक आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। दो तो ठोस से दे दिए आपके, और ये पर्यावरण से दे दिए। हाँ, ये लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सारी बिल्कुल सॉल्व हुई बिल्कुल मिल जाएगी ना, जैसे अपन सॉल्व करवा रहे हैं ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखिए आप। हाँ जी, देखिए, हाँ, अपने ये दो सवाल आ गए इसमें, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। हाँ, देखिए, हाइड्रोनाइट्रस अम्ल, कौन सा, हाइड्रोनाइट्रस अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो हाइड्रोनाइट्रस अम्ल है ना आपकी, ये अभी तक सेपरेट नहीं किया गया है, इसको सेपरेट आउट नहीं किया अभी तक, है ना, ये एग्जिस्ट करता भी नहीं है, पर इसमें दे रखा है आपकी फॉर्मूला। ठीक है ना, ये देखो है ना, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनमें दे रखा है ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर, है ना, बाकी अभी इसको सेपरेट आउट नहीं किया ना, तो आप इसको याद रख लेना। वैसे भी ये है ना, सवाल सही नहीं है, फिर भी याद रख लेना। देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है आपके, देखो एन एन, ये ओ एच ओ एच, सेपरेट आउट किया नहीं है, पर अरे पूरी शर्मा कालिया है ना, एक बुक है ना, आपके एमएससी में चलती है ना, उसमें है ना ये स्ट्रक्चर बना रखी है ना, पहले से बना रखी है स्ट्रक्चर, है ना, पुरानी बुक से, तो इन्होंने उठा के दे दिया ना। ठीक है, बाकी इसको सेपरेट नहीं किया गया ना, इसलिए आपको बुक्स वगैरह में मिलेगी भी नहीं। तो क्या हुआ ये, अरे ये हो गया आपके H4N2 और O4, H4N2O4 हो गया ना, ये हाइड्रोनाइट्रस अम्ल का क्या है सूत्र, अगर आ जाए इसको ऐसे कर लेना। ठीक है ना, H4N2O4, बाकी आपको इन बुक्स में नहीं मिलेगी ना। ठीक है ना, इन बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। ये देखो, इसको याद रख लो, ये हाइपोनाइट्रस अम्ल है, इसका नाम क्या है, हाइपोनाइट्रस अरे एसिड, हाइपोनाइट्रस अम्ल, इसको रख लो यार, हाइपोनाइट्रस अम्ल, H2N2O2। ठीक है ना, H2N2O2, H2N2O2, ये क्या है आपके, हाइपोनाइट्रस अम्ल। आगे देखिए, ये सवाल देखिए आप, ये आपके लेंथेनाइड संकोचन से सवाल है भी, इससे, अरे लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनाइड, एनसीईआरटी में तो इसको आकुंचन लिखते हैं, संकुचन कह दो, आकुंचन कह दो, ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन।
तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, अरे ऐसा ग्राफ बनाते हैं अपन कि परमाणु क्रमांक की और आयनिक त्रिज्या के बीच इस तरीके का ग्राफ आता है आपकी, ठीक है ना। यानी यहां सबसे टॉप पे तो कौन होता है आपकी, अरे सीरियम +3 है ना, और इधर कौन आएगा आपकी, अरे लुटेशियम। तो लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लुटेशियम की तरफ जाते हैं ना, तो आयनिक त्रिज्या में लगातार क्या होती है, कमी, उसको अपन क्या कहते हैं, अरे लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर ये सीरियम, ये लो ऐसे है वो, है ना। और सबसे लास्ट में ये चल ही रहा है आपके, इसको मैं इरेज कर दूं एक बार, देखो इसको यहां से इरेज करता हूं मैं, और इसको आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ये लुटेशियम +3, ये लो, ये ऐसे ऑर्डर है ना, सीरियम फिर प्रेसियोडाइमियम नियोडाइमियम सबके ऊपर +3 चार्ज है ना, तो सीरियम से लेके लुटेशियम तक। अब इसमें देख लो इसने क्या क्या दिया हमको, अरे इसने क्या क्या दिया है, देखो एक तो टर्बियम गैडोलिनियम, एक तो क्या दिया है टर्बियम, टर्बियम ये रहा, गैडोलिनियम ये रहा, और क्या दिया है यूरोपियम, यूरोपियम ये रहा, और क्या दिया है समेरियम, और एक दिया है इसने प्रोमेथियम। ये दिए 5, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या कहा है, इनकी आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है, तो इसमें घटता क्रम दे रखा है ना, कौन सा क्रम, घटता, और हमको पता है अरे इधर से इधर जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घटती है। इसका मतलब ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अरे रेडियस है वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो देख लो प्रोमेथियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो यहां तो टर्बियम ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है ना। और ये यूरोपियम ज्यादा दे रखा है, तो ये भी क्या है गलत, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम ये हो सकता है। तो प्रोमेथियम के बाद कौन आ रहा है, समेरियम आ रहा है ना, प्रोमेथियम के बाद कौन आ रहा है, समेरियम, फिर यूरोपियम आ रहा है, जबकि इसमें प्रोमेथियम तो है दोनों में, और इधर यूरोपियम आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, कौन होगा, प्रोमेथियम के बाद समेरियम, फिर यूरोपियम हो जाएगा, फिर आपके गैडोलेनियम, और सबसे लास्ट में टर्बियम। ये जो 5 एलिमेंट्स दिए हैं इनमें से, अरे ये 5 दिए हैं ना इनमें से। अगला देखिए आप, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से सवाल पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी, अरे ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए, हाँ जी, ये लीजिए, आगे देखिए, इसको देखिए आप, 79 क्वेश्चन, कौन सा, 79, देखिए क्या है, ट्रिस, अरे ट्रिस का मतलब 3, ठीक है ना। जैसे लेगेंड, सिंपल लेगेंड होते हैं ना, तब तो अपन क्या लिखते हैं उनके नाम के आगे आंके पूर्वलंग बाई, मतलब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐसे, और अगर लेगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ जाए, बाई ट्राई टेट्रा वगैरह ऐसे आ जाए, फिर डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आ जाए, तो फिर ऐसे लेगेंड है ना, समान लेगेंड होते हैं दो, तो 2 के लिए अपन बिस लगाते हैं, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, तो ट्रिस का मतलब 3। और एथेन 1,2 डाइयमीन, अरे एथेन 1,2 डाइयमीन का मतलब इसका साधारण नाम क्या है, एथिलीन डाइयमीन, तो इसका मतलब ये 3 होने चाहिए, ये कितने होने चाहिए, 3। तो देखो इधर तो कितने हैं, अरे इसमें तो 2 ही हैं, इसमें तो 2 ही हैं, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। और इधर भी देखिए आप, यहां तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं, यहां देखो ये थ्राइस और उसका ट्वाइस, यहां भी 3 है, यहां देखो आप, अरे इसके साथ एक ही दे रखा है, एक ही दे रखा है, इस पूरे का तो होल थ्राइस कर रखा है भाई, एक कोबाल्ट के साथ में 3 क्या है, अरे एक कोबाल्ट के साथ में ऐसे ये ऐसे है COEN का होल थ्राइस, ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है ना। अब ऐसे देख लो, ये इसका सूत्र बनाना है अपन को, अरे क्या बनाना है इसका सूत्र, तो जो आपको रोमन अंक दिख रहा है ना, कौन सा रोमन अंक,
उसके पास वाला कौन है, CMI, और CMI का नाम सिंपल लिख रखा है कोबाल्ट। अगर कोबाल्ट 8 ऐसे होता 8 तब तो संकुल ऋणावेशित होता, इसका मतलब ये तो कैसा है, अरे सिंपल है ना, या तो धनावेशित है या फिर उदासीन है। और क्या है, ट्रिस एथेन 12 डाइएमीन लिख ही दिया मैंने। और उसके बाद देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अरे इसका 3, इसका कितना है 3, और एथिलीन डाइएमीन तो कैसा है 0, क्यों उदासीन है तो इसका मतलब इस डिब्बे पे कितना चार्ज है, अरे प्लस का 3 आना चाहिए। और लास्ट में कौन है, अरे सल्फेट। और देखो पीछे की तरफ लिखते हैं ना तो ऋणायन को लिखा जाता है, आगे लिखते हैं धनायन को लिखते हैं। इसका मतलब संकुल कैसा है, अरे धनावेशित संकुल है। तो इस पूरे डिब्बे पे कितना है 3, और हमको पता है सल्फेट पे कितना है, अरे माइनस का 2। अब इससे हमको सूत्र बनाना है तो क्या कर दो, अरे इससे हमको सूत्र बनाना है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके चार्ज से इसको गुणा और इसके चार्ज से इसको गुणा, यानी SO4 का होल साइज देख लो आप, तो यहाँ तो ट्वाइस ही है वैसे ही, ये तो गलत है, ठीक है ना। और वैसे देखो CO के साथ एक ही एथिलीन डाइएमीन है, 3 होने चाहिए, यहाँ 2 ही है इसलिए नहीं होगा। ये वाला देखो, अरे ये इससे फॉर्मूला ऐसा तो बनेगा आपके COEN का होल थ्राइस, ये 2 से गुना होगा, और SO4 कितने से होगा, अरे 3 से गुना होगा, देखना। तो ये तो सही है, COEN का होल थ्राइस यहाँ तो सही है, पर ये पूरे का ट्वाइस, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं दे रखा। इसका मतलब ये भी क्या है आपके, अरे गलत है, यहाँ दे रखा देखो पूरे का ट्वाइस और उसका थ्राइस, और ये इसको पूरा लिख दिया, अरे EN की जगह इसने क्या कर दिया, EN तो इसका शॉर्ट है ना, एब्रिविएशन, संक्षिप्तीकरण, ठीक है ना, इसने पूरा लिख दिया, क्या दिक्कत है। तो हमारा आंसर तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको भाई IUPAC नाम दे उससे सूत्र बनाना आना चाहिए, सूत्र दे दे तो उससे IUPAC नाम लिखना आना चाहिए, दोनों NCERT में दे रखे हैं आपके, बिल्कुल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है 81 में, देखिए 2NO प्लस Cl2 गैस है दोनों, 2NOCl गैस के सम में Kp और Kc, सम में Kp का Kc के साथ संबंध, अरे Kp और Kc में संबंध ये होता है भैया ना, Kp बराबर Kc, RT की पावर क्या होता है, अरे डेल्टा N, पर इसके लिए अपन लिख देते हैं G, G का मतलब गैसीय, आपको केवल गैसीय है ना, रिएक्टेंट और गैसीय प्रोडक्ट लेने हैं ना, गैसीय रिएक्टेंट और गैसीय प्रोडक्ट लेने हैं, सॉलिड या लिक्विड आते हैं प्योर तो वो नहीं लेने। और डेल्टा Ng क्या है, अरे डेल्टा Ng बराबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कैसे, अरे गैसियस, ठीक है ना, यानी गैसीय उत्पादों के मोल, P का मतलब प्रोडक्ट, N का मतलब मोल, तो गैसीय उत्पादों के मोल, और G और लिख दिया मैंने, तो ये गैसीय उत्पादों के मोल हो गए, माइनस अरे गैसीय रिएक्टेंट के मोल, ठीक है ना। अब यहां देखो उत्पाद तो ये रहा, तो उत्पाद का गुणांक तो 2 है, और अभिकारक का कितना है, अरे 2 तो ये, और जिसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है उसका गुणांक, अरे जिसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक कितना है 1, तो इसका मतलब उत्पाद का तो कितना है 2, और अभिकारक का कितना है -3, तो कितना आ गया माइनस का 1, रख लो आप। Kp बराबर क्या हो जाएगा, अरे Kp बराबर Kc, और RT की पावर क्या है भाई, अरे RT की पावर क्या चल रहा है बच्चों, -1, Kp Kc, Kp बराबर क्या है Kc, RT की पावर -1, ऐसा ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो RT की पावर -1 को मैं नीचे लिया हूं तो ये ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, Kp बराबर अरे Kc अपॉन RT, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, अरे नीचे लाओगे ना तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस, तो Kp बराबर Kc अपॉन RT कहां है, ये रहा, Kp बराबर Kc अपॉन RT, सिंपल है, 2011 में भी दिया ऐसा सवाल, अरे 2011 में भी सवाल दिया है ऐसा, तो सेकंड ग्रेड का पेपर आपका ना कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ना, हाँ 25 बार थोड़ा फिर भी है ना ठीक पेपर है ना, अब तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो 25 और ये कौन सा 22 वाला, ठीक है ना। अब देखिए आप तो पढ़ने वाले के लिए देखो आसान लगते हैं, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो यही सवाल क्या है, अरे पहाड़ जैसे हैं, ठीक है ना, जो तैयारी करता है ना उसके लिए तो सब कुछ आसान लगता है। अब देखो कई चीजें होती हैं हमारे समझ में तो आ रहा है, पर हम वापस क्या नहीं कर रहे, अरे रिवीजन नहीं कर रहे, बार बार रिवाइज करना होता है अपन को, बार बार रिवाइज फॉर्मूले वगैरह है उनको बार बार देखने की जरूरत होती है हमको, जो चीजें कंफ्यूज करती है उनको ना अलग से लिखें, तो पढ़ने वाले के लिए कोई चीज है ना कठिन नहीं है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो सारी चीजें क्या है भाई, अरे कठिन है, ठीक है। देखिए
तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, इनको देखें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। भाई प्रीवियस ईयर है ना एग्जाम के जो पेपर है उनको देखने से आइडिया लगता है अपन को कि भाई आरपीएससी का जो क्राइटेरिया है पूछने का वो कहां तक पूछ सकता है। केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स वगैरह बायोलॉजी सब में करें आप। जीके वगैरह फर्स्ट पेपर आपके जीके का लगेगा, उसमें भी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम के पेपर है उनको सॉल्व करें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आगे देखिए, हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना। हाँ जी चालकत्व, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, एक सेकंड देखिए आपको और समझ में आ जाए। हाँ अब आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। हाँ जी देखिए चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और सैलिस्त्रांक। तो सैलिस्त्रांक को आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो जी स्टार से दिखाते हैं, और जो चालकत्व है ना उसको जी से दिखाते हैं, और जो विशिष्ट चालकत्व है आपकी इसको कप्पा कैसे दिखाते हैं, कप्पा ना, ग्रीक में इसको कप्पा बोलते हैं ना। विशिष्ट चालकत्व या चालकता भी कह सकते हैं इसको। तो इनमें संबंध क्या है देखो, देखिए हमको पता है अरे विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बराबर क्या होता है, अरे 1/r/g स्टार, ऐसा फॉर्मूला होता है आपके पास। या जी स्टार कह दो, या इसकी जगह आपके ऐसे लिखा मिल सकता है L/A। अरे सैलिस्त्रांकित है L/A, ठीक है ना। तो ये के बराबर 1/r इंटू क्या है L/A। एक बार मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं देखो आपको, फिर इसको अपन वो कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11th 12th क्लास में, L/A, ठीक है ना। 1/r इंटू L/A, वहां से जैसे रो बराबर RA/L, अरे के बराबर 1/रो, रो की वैल्यू रखते हो ना RA/L, तो फॉर्मूला यही आता है आपके क्या, अरे 1/r L/A। और देखो के को तो के ही रहने दो 1/r, अरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है आपकी जी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं जी। और ये क्या है, अरे ये सेल स्थिरांक है आपकी, ये क्या है सेल स्थिरांक, ये क्या है बच्चों सेल स्थिरांक। तो ये इसको जी स्टार कह दूं मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे के जी, और इसमें क्या रिलेशन आया आपकी कि विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या है चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। और इसने हमको क्या दिया है सेल स्थिरांक दिया है, तो सेल स्थिरांक ये रहा, निकाल लो जी स्टार बराबर क्या होगा, अरे इस जी को नीचे भेज दो तो K/G, ये फॉर्मूला आ गया। जी स्टार बराबर K/G, यानी विशिष्ट चालकत्व अपॉन चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व अपॉन चालकत्व किसमें, देखो सेल स्थिरांक बराबर चालकत्व अपॉन विशिष्ट चालकत्व गलत है, सेल स्थिरांक बराबर चालकत्व इंटू विशिष्ट चालकत्व, ये भी क्या है गलत। हाँ विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक, ये सही है। और सेल स्थिरांक बराबर चालकत्व माइनस विशिष्ट चालकत्व, ये तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो सही कौन सा है हमारा फॉर्मूला ये। अब आपको अगर चालकत्व वगैरह ये कंफ्यूज करते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो चालकत्व को तो कंडक्टेंस बोलते हैं, ये रहा रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब चालकत्व, और ये कौन सा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकत्व, और ये सेल कांस्टेंट दे रखा। आप अगर कंफ्यूज होते हैं चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में, ऐसे याद रख लो आप कि कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं इसको चालकता। ये मैं आपके रिलेशन आ गया। अगला देखिए आप, अब ये तो डायरेक्ट आपको है ना भाई याद होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनॉइड प्रकृति में नहीं पाया जाता। अरे प्रकृति में नहीं पाया जाता इसका मतलब उसको मानव निर्मित करता है, तो उसको मानव निर्मित तत्व भी कह सकते हैं, या कृत्रिम तत्व या संश्लेषित तत्व, ठीक है ना। वो कौन सा है, अरे वो ये है, आपको याद रखना सीधे कि लेंथेनाइड श्रेणी में प्रोमीथियम, प्रोमीथियम PM, अरे इसका सिंबल क्या है प्रोमीथियम। इसको छोड़ के बाकी के जो लेंथेनाइड है ना वो अरे नेचर में पाए जाते हैं, कृत्रिम नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं प्राकृतिक। प्रोमीथियम नेचर में नहीं मिलता,
तो ये तो डायरेक्ट याद रखने का सवाल है। ऐसे देखो डी ब्लॉक में भी, जैसे डी ब्लॉक में एक टेक्नीशियम होता है, ये भी कैसा, अरे मैनमेड एलिमेंट है भाई, यानी मानव के द्वारा निर्मित तत्व, मैनमेड एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक में कौन है, अरे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। कौन? टेक्नीशियम। तो ये मैनमेड एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में पूछे कोई तो टेक्नीशियम, और लेंथेनॉइड में पूछा तो प्रोमिथियम, और एक्टिनाइड श्रेणी में तो ज्यादातर कैसे होते हैं आपके, अरे कृत्रिम ही होते हैं ना, मानव निर्मित। अगला देखिए आप, ये लीजिए, एक दो दो सवाल आ गए अपने। हाँ, इसको देखिए, ये आपके, ये भी 11th क्लास में है भाई। अरे ये वाला सवाल है ना, ये भी आपके 11th क्लास में है। वहां दे रखा है आपकी गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, यानी जो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं ना अपन, अरे रेडिकल्स वगैरह के लिए प्रैक्टिकल करते हैं ना, कैटायनिक रेडिकल, एनायनिक रेडिकल, उससे सवाल है। तो इसने क्या कहा है, देखो, सोडियम संकलन निष्कर्ष, यानी जो अपन लेसानी विलयन बनाते हैं ना, अरे कौन सा विलयन? लेसानी विलयन बनाते हैं अपन। एक तो लेसानी बनाते हैं, और एक की सोडियम संकलन निष्कर्ष बनाते हैं ना, सोडियम एक्सट्रैक्ट। अरे लेसानी विलयन तो जो रेडिकल्स वगैरह होता है ना, रेडिकल्स मूलक, उनके टेस्ट के लिए बनाते हैं अपन लेसानी विलयन। उससे अपन नाइट्रोजन वगैरह का टेस्ट लगाते हैं कि अगर नाइट्रोजन है या नहीं है, हरा विलयन या नीला रंग का विलयन, इस तरीके से आता है। ये क्या है? सोडियम संकलन निष्कर्ष उसके लिए बनाते हैं अपन, रेडिकल्स के लिए, मूलक के लिए, यानी क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलकों के लिए बनाते हैं ना। तो इसने कहा है कि सोडियम संकलन निष्कर्ष जो है, अब सोडियम संकलन निष्कर्ष के अंदर क्या होगा, अरे जो भी मिक्सचर दिया अपन को ना, उसका तो बनाया अपन ने सोडियम संकलन निष्कर्ष। अब उसमें कौन सा मूलक है कैटायनिक और कौन सा एनायनिक? तो ये कह रहा है सोडियम संकलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, कौन सा? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ क्या करवाते हैं? अभिकृत, यानी उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो ये बैंगनी रंग किसकी वजह से प्राप्त होता है, यानी कौन सा जो रेडिकल से आपके वो बैंगनी रंग देगा, मतलब किसके साथ? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। तो आपके सीधे दे रखा है, देखो उसमें, इसमें, अरे 11th क्लास में दे रखा है आपकी कि ये सल्फाइड आयन के लिए टेस्ट है भैया। अरे ये टेस्ट किसके लिए है? सल्फाइड आयन के लिए टेस्ट है, ये सल्फाइड आयन, ठीक है ना। सल्फाइड आयन से मतलब अरे S-2 का टेस्ट है ना, सल्फाइड आयन का परीक्षण है। किसका? सल्फाइड आयन का, कि वो सोडियम संकलन निष्कर्ष के अंदर अगर सल्फाइड है, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाएंगे तो उससे अभिक्रिया करके वो बैंगनी रंग दे देगा। तो ये सल्फाइड, और देखो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये होता है आपकी कौन सा? अरे FeCN का Hol5NO। अब आपको ये तो याद रखना भी है ना, NO, FeCN का Hol5NO, और आगे 2- NO2-, या NO जो है ना ये, अरे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है भैया। यहाँ NO जो है ना आपकी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। Fe का कितना है? +2। क्यों? देख लो ना, अरे एक CN का 1-, तो 5 का 5-, और उसका +1 तो -4, उधर जाएगा +4, और बराबर में क्या चल रहा है? -2, तो क्या आ जाएगा? +2। तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। अरे ये क्या है भाई? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो आपसे कोई सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला पूछ ले तो ये है भैया ना, अरे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, अब आपको डायरेक्ट याद रखना है ये, ठीक है ना। तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है, इसके साथ ये क्या देता है? अरे इसके साथ ये बना लेता है FeCN का Hol5NO, और ये S, और -4, ठीक है ना। सल्फाइड आयन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ में अभिकृत होकर, यानी अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अरे ये बनाता है। इसका रंग कैसा है? अरे ये बैंगनी रंग का है। कौन से रंग का? अरे बैंगनी रंग का है। कौन से रंग का बच्चों? बैंगनी रंग का। और यहां भी देखो, अरे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया आपके? ये NOS है ना पूरा, अरे ये पूरा NOS है, ये NOS, ये ऐसे है NOS, और इस पे क्या है? माइनस का 1 चार्ज है। NOS पे क्या है? -1। तो देखो +5 -1, तो क्या बचा? सॉरी, -5 है नहीं, अरे एक CN पे 1-, तो 5 पे 5-,
और NOS पे 1 माइनस, तो 6 माइनस हो गया ना, और बराबर में -4 चल रहा है, उधर जाएगा +6, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया ना। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी कितना है यहाँ, अरे यहाँ भी प्लस का 2 है, याद रखें आप। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, अरे ये आंसर हो जाएगा। ये तो किसका फॉर्मूला है, अरे ये तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है। इसका सोडियम मैंने लिख दिया वैसे तो, नाइट्रोक्लोराइड इसका फॉर्मूला है तो ना। कोई दिक्कत है क्या, किसी को एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चाल्कोजेन है। अरे इसको चाल्कोजन बोलो, कैल्कोजन बोलो, ऐसे कैल्कोजन, CHALCOGEN, इसको आप चाल्कोजेन या चाल्कोजन बोलो, कैल्कोजन बोलो, एक ही बात है। तो चाल्कोजन देखो कौन से होते हैं, अरे ये होते हैं ऑर्लेस्टाइल से टिपो, यानी वर्ग 16 के जो एलिमेंट्स है ना आपके, अरे वर्ग 16 के एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं भाई, अरे वर्ग 16 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं हम चाल्कोजन। अरे इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, चाल्कोजन। ऑल स्टाइल से टिपो, ऑल स्टाइल से टिपो, अरे टिपना है तो कौन सी स्टाइल से टिपो, ऑल स्टाइल से। तो देख लो कौन सा रहा है, कौन सा रहा टिपो, ईयरम। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, टेल्यूरियम। टेल्यूरियम, टीई का जो टीई सिंबल है ना, इसका नाम क्या है, टेल्यूरियम। ऐसे ही वर्ग 15 वाले हैं वो निकोजन या निक्टोजन कहलाते हैं, वर्ग 17 वाले हैं वो हेलोजन कहलाते हैं, आपके 18 वाले हैं वो इनर्ट गैस कहलाते हैं। आपको ऐसे याद होने चाहिए हम। आगे देखिए आप, ये हो गया, ये तो 11th क्लास में ही है सारे, ये निक्टोजन, निकोजन वगैरह, चैल्कोजन। हाँ जी, आगे देखिए अगला, अगला ये, देखिए निम्नलिखित में से किसका, अरे चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है, यानी हाईएस्ट पूछ रहा है अपन से ना। और देखो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अरे म्यू बराबर क्या है, √n n+2। ये स्पिन ऑनली का फॉर्मूला है ना, केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का, है ना, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का। क्यों, चुंबकीय आघूर्ण टोटल तो μs+l होता है, ये μs है स्पिन ऑनली। अब देखो इसका मतलब n, अरे n क्या है यहाँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब जिसके पास n ज्यादा होगा, अरे जिसका n ज्यादा होगा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा। ये आपको याद रखना है। अब इसमें देख लो आप, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा होगा। अरे तो यहां देखो आयरन, आयरन किसमें है यहाँ, अरे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 का मतलब अरे 3d6 4s2, ऐसे होगा 3d6 4s2। अरे होगा या नहीं होगा बताओ भाई, आयरन का जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d6 4s2, Fe+2 का मतलब अरे s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो d में कितने 6, और d में 6 हैं। तो देखो अरे साइनाइड कैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अरे साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा तो 6 के 3 जोड़े बना देगा। तो यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अरे नहीं बचेगा, यानी n का मान 0 आ जाएगा। क्यों, T2G6 हो जाएगा ये, अरे T2G, ये देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, आपसे उच्चतम पूछा है इसने, उच्चतम के लिए तो क्या होना चाहिए, n का मान हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप, अरे T2G6 और Eg में 0। क्यों, समन्वय संख्या 6 है ना, सबकी समन्वय संख्या 6, इसका मतलब अष्टफलकीय संकुल है। और जब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, अरे पेयरिंग हो गई ना, तो n का मान 0। ये लो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है आपके। इसको भी देख लो आप, अरे हम मैग्नीज, और मैग्नीज का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -6, उधर जाएगा +6, +3 हो जाएगा। और +3 का मतलब हमको पता है ना, अरे 3d5 और 4s2, और 3d5 4s2 का मतलब क्या हुआ, अरे 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, कहां से, यहां से, तो क्या बन जाएगा ये 3d, अरे 4, 4, और 4 को तो कैसे भरोगे आप, पेयरिंग कर देगा, 1 2 3 फिर 4, यानी T2G में 4 हो जाएगा आपकी, अरे T2G में 4, और Eg तो 0 है, इसका मतलब यहाँ n का मान कितना होगा, अरे 2।
दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैसे, 1 2 3, T2G में फिर 4, एक पेयर्ड, दो अनपेयर्ड। हमको अनपेयर्ड चाहिए, दो है। यहां देखिए इसमें, इसमें क्या है, अरे कोबाल्ट +3 है देखो, और कोबाल्ट +3 का मतलब अरे 3D7, 3D7, 3D7 और 4s2, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 3D7 4s2। तो देखो कोबाल्ट +3 का मतलब क्या हुआ, अरे कोबाल्ट +3 का मतलब दो यहां से निकलेंगे, एक यहां से, तो 3D में कितना है 6, और 3D6 का मतलब देखो फ्लोराइड कैसा लिगेंड है, अरे वीक लिगेंड है ये, तो कैसा लिगेंड है, वीक, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है। ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है। तो फिर क्या होगा, या तो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी T2G में 4, अरे T2G में 4 और EG में क्या भरा जाएगा, 2। तो फिर यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, EG वाले तो अयुग्मित हैं, 4 में 2 उधर, 2 इधर और 2 इधर, तो कितने हुए, अरे n का मान 4। ये लो, अब सबसे लास्ट वाला ये बच रहा है, इसमें देख लेते हैं, अरे इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें कितने हैं आपके, यहाँ अरे Fe वही +3 हो जाएगा आपकी, और +3 का मतलब अरे 3D6 और 4s2, इसका मतलब क्या होगा, दो इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, तो 3D कितना हो गया, अरे 5, 3D में 5, ठीक है ना। और वही फ्लोराइड कैसा है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं, तो 5 है तो 1 2 3, फिर 4 और 5, 5 के 5 अयुग्मित रहेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अरे T2G6 और सॉरी T2G3, T2G में 3 है ना, और EG में क्या है 2, तो इसका मतलब यहां n का मान कितना आया, अरे 5। तो जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका है, अरे इसका है। अब थोड़ा सा बड़ा है, अब आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इतना मैंने तो आपको समझाया ना, इसलिए बाकी इतना थोड़ी करेंगे अपन। अरे यहाँ तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वहां तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। वैसे वहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम ही बचेंगे, जैसे उसमें तो 0 ही है, एक में तो। अगर न्यूनतम पूछता तो फिर कौन सा हो जाता, अरे यहाँ ये वाला मिनिमम, मैक्सिमम ये। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, ये हो गया, और इसमें एक सवाल आया है अपना, ये लो, ठीक है ना। अगला देखिए, अब ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, हाँ इसको देखिए, अपना क्वेश्चन ये है, देखो वेस्पर थ्योरी से सवाल बार बार आ रहा है भैया ना, अरे वेस्पर संकरण, इनसे सवाल बार बार आ रहा है आपके सेकंड ग्रेड में। वेस्पर, VSEPR, वेस्पर, ठीक है ना, वेस्पर VSEPP, दो बार कर दिया, एक सेकंड, VSEPR, ठीक है ना, वेस्पर थ्योरी से है ना, VSEPRT कह दो, VSEPR कह दो ना, वेस्पर थ्योरी से सवाल आपके बार बार आ रहा है। तो SF4 में अब संकरण तो आप कैसे निकालते हो, केंद्रीय परमाणु, उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे जुड़ा हुआ एक संयोजी है या बहुसंयोजी है। हमको एक संयोजी चाहिए, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अरे 6, फ्लोरीन कैसा एक संयोजी, 6 और 4 10/2, +- होता है, 4 लिखते हैं, 4 नहीं है तो कुछ नहीं लिखते हैं, तो 10/2 का मतलब n का मान 5, तो संकरण sp3d, अरे यहाँ sp3d हो जाएगा आपकी। ऐसी आपने ट्रिक पढ़ी होगी, भाई बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक संयोजी परमाणु कितने हैं, ±4/2, ऐसा फॉर्मूला है। ये देखो ऐसा, अरे n का मान ज्ञात कर लो, ऐसा क्या है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्लस, अरे मोनोवैलेंट एटम या आयन ±चार्ज, इस फॉर्मूले से आप अरे निकाल सकते हैं संकरण। अब सबका देखो तरीका अलग अलग होता है, कोई कैसे निकालता है, कोई कैसे, वेस्पर से निकाल लो आप चाहो तो, ऐसे। सल्फर के पास अरे ऐसे निकालते हो ना, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ये लो 6 इलेक्ट्रॉन रख दो। फ्लोरीन क्या है, एक संयोजी, इसका मतलब वो केंद्रीय परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन काम लेगा, तो ये लो कितने फ्लोरीन, अरे 4, 2, ये 3 और ये 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वही देखो लोन पेयर कितने, 4, एक क्या है लोन पेयर, n का मान 5, अरे तो n का मान कितना हो गया, 4 + 1 = 5,
और मैं भी तो 5 ही कह रहा हूं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, सल्फर के में अरे 6 प्लस फ्लोरीन कैसा है, मोनोवेलेंट है तो कितने 4, प्लस माइनस कोई चार्ज है नहीं, अपॉन 2 तो 6 4 10/2 यानी n का मान 5 तो संकरण sp3 अरे डी। ये लो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए आपको कि आपके सर ने जैसे पढ़ाया हो, ठीक है ना, वैसे है ना। और ये सारी क्लासें आपको ना सेकंड ग्रेड की कम से कम है ना, जीओसी की सारी क्लासें है ना लगभग वही है ना। रिजोनेंस चल रहा है आपके, मतलब रिजोनेंस थोड़ा सा रह रहा है बस, बेसिसिटी, बाकी सारी क्लासें सेकंड ग्रेड का सारा ना सिलेबस आपको करवाया जाएगा ना। हमारा सूर्य कंपटीशन क्लासेज जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ अच्छे से करवाएंगे बिल्कुल, है ना। प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर हैं वो मैंने करवा दिया आपको, 18 वाला 22 वाला आज करवा ही रहा हूँ, 25 वाला करवा रखा है, एक वो 24 वाला संस्कृत डिपार्टमेंट का था वो भी करवा दिया आपको, यानी चौथा पेपर सॉल्यूशन चल रहा है आपका, ठीक है ना। हाँ जी, IF5 देखो, आयोडीन के पास 7 और 5 12 12/2 6 यानी n का मान 6 तो संकरण sp3d2। NH4 प्लस में देखो नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन कैसा एक संयोजी 5 4 9 और एक प्लस चार्ज है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस माइनस चार्ज लिख रखा है ना मैंने, तो कितने 8/2 यानी 4, n का मान 4 तो संकरण अरे sp3 और NO2 प्लस में sp हो जाएगा। क्यों, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन एक संयोजी नहीं है द्विसंयोजी है, काउंट नहीं करते, और प्लस माइनस चार्ज, प्लस का एक चार्ज है माइनस का एक कर दो, 5 में से 1 गया 4/2 और 2 का मतलब sp। तो देखिए पहले में कौन सा है, C, फर्स्ट में C, ये तो D है गलत, इसमें फर्स्ट में D ये भी गलत, फर्स्ट में C फर्स्ट में C, सेकंड में देखिए आप A, सेकंड में इधर B इधर A, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सही आंसर कौन सा हमारा, ये इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी आपकी, ये संकरण से सवाल है वैसे, ना वेस्पर से भी कर सकते हो आप, संकरण से भी कर सकते हो ना, अरे दोनों से ही कर सकते हो सॉल्व आप, ये लो, या संकरण से आप शेप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये लो, ये मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, ये लो, तो 22 वाले में थोड़े मिक्स दे रखे हैं सवाल, बाकी और में तो सेपरेट आउट थे ऐसे, एक साथ 15-20 सवाल 15-20 सवाल इस तरीके से, एक में तो शायद 18 वाले में तो एक साथ थे सारे केमिस्ट्री के, कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या करें। देखिए ये फिजिकल से सवाल है आपकी, एनसीईआरटी में देखो सीधा दे रखा उठा के, अरे एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपकी, एनसीईआरटी का क्या है ये एग्जांपल है ये, और आपने बोर्ड क्लास में पढ़ा हो तो सीधे ही है ना, इसका आंसर 170 आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कर लो। देखो किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प, शुद्ध बेंजीन कह रहा है, इसका मतलब शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक के वाष्प को हम P0B से दिखाते हैं ना, मैं मतलब मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं P0B, आप अपनी लैंग्वेज में ना क्या लिखते हैं ना, तो P0B कितना है, अरे 0.850, पूरा सॉल्व कर देता हूं आपको, बार में दे रखा है, ये लो। आगे क्या कहा इसने, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट, यानी ये वाष्प नहीं बना रहा, अवाष्पशील है, इसका मतलब ये क्या करेगा, वाष्प आपको घटा देगा, यानी अवाष्पशील विलयन का वाष्प क्या होता है, अरे शुद्ध विलायक की तुलना में कम, और कैसा है विद्युत अनवघट, एक होता है विद्युत अपघट जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाए, एक नहीं टूटे, ये विद्युत अनवघट है कितना 0.5 ग्राम, उसको ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, अरे जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक, जिसको घोला जा रहा है वो विलेय, तो घोला किसको जा रहा है, ये अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को घोला जा रहा है, इसका मतलब विलेय की मात्रा होगी, और विलेय की मात्रा यानी WA कितना है, अरे ये 0.5 ग्राम, 39 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब WB कितना है, अरे 39 ग्राम, यानी विलायक की मात्रा हुई है, और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दे रखा है हमको, अरे NB बराबर कितना है 78 ग्राम मोल इनवर्स में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन के वाष्प दाब को हम PS से दिखाते हैं भाई, और कितना है 0.850, और किसमें है बार में, तो ये क्या है ठोस का मोलर द्रव्यमान, तो ठोस कौन है, अरे ये अवाष्पशील विद्युत अनवघट, इसका मोलर द्रव्यमान यानी M, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपके, अरे फॉर्मूला लगेगा ये P0B माइनस PS अपॉन P0B बराबर क्या है आपकी, अरे WA अपॉन MA, आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंटू MB अपॉन अरे WB, यानी P0B माइनस PS अपॉन P0B बराबर x से होता है,
राउट के नियम से फिर एक्स से यानी विलेय का मोल अंश उसको खोल के लिखते हैं, तो विलेय के मोल अपॉन टोटल मोल यानी Na प्लस Nb यानी विलेय विलायक दोनों की। फिर विलयन अत्यंत तनु होता है, हम मान लेते हैं ना विलेय की मोल बहुत कम है विलायक की तुलना में, फिर वो Na अपॉन Nb बच जाता है, यानी विलेय के मोल अपॉन अरे विलायक के मोल, उन मोल को मैंने खोल के लिख दिया बस, ठीक है ना। अब ऐसा तो आपको आता है भैया, इतना आप अरे पढ़ के आ रहे हैं, इतना तो ये बगैर पढ़ के आ रहे हैं, इतना तो पढ़ के आ रहे हैं आप, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मुझे वैल्यू रखनी है, देखिए सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा बच्चा इतना पढ़ के आता है। तो पी नॉट बी कितना है, अरे पी नॉट बी है अपने पास कितना, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकंड, हाँ मैंने ये गड़बड़ कर दी, देखो एक सेकंड क्या गड़बड़ हुई है, ये तभी तो देखिए, अरे ये गड़बड़ कर दिया, प्राप्त विलयन का वास्तव 0.845 है, 850 नहीं, 850 तो उसका है शुद्ध विलायक का, तो ये किसका है, इसका 8451, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, देखो अब तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखिए कितना है, अरे 0.850 माइनस क्या चल रहा है 0.845 अपॉन अरे 0.850, ठीक है ना, बराबर WA 0.5, MA तो हमको ज्ञात करना ही है, और ये कितना है MB, अरे 78 अपॉन WB कितना है, अरे 39। तो इसको काट लो आप, इसको काटोगे ना ये दो बार कट जाएगा, और दो से इसको गुणा करेंगे तो एक बन गया ये, तो इधर वाला सब कुछ खत्म। अब ये इधर वाला देख लो आप, इधर वाले को अगर इसको घटाओगे ना आप इसको, अरे तो ये कितना आएगा आपके 0.005, ये इतना आएगा। तो जब ये इतना आएगा तो देखो दशमलव से, अरे दशमलव का हिसाब किताब खत्म, तो बचा 5 से इसको काट दो 170, तो MA कितना आ गया 170 आ गया ना, ऐसे करना था 170 ग्राम मोल इनवर्स। अरे बोर्ड क्लास में आता है ना, कई बच्चे तो हमसे लटके ले जाते हैं, क्यों, अरे एग्जाम में ऐसे उठा के दे दिए जाते हैं ये एग्जाम्पल वगैरह ना, क्यों, अरे एग्जामिनर को ज्यादा ना माथापूरी नहीं करनी है ना, सॉल्व वगैरह नहीं करना, डेटा वगैरह चेंज कर देगा, सॉल्व करेगा, बोर्ड क्लास में होता है अमूमन ऐसा। अब यहां भी दे देते हैं, देखो ऐसे आपके सामने, अरे यहां भी देख लो आपके सामने है, यहां भी सेम दे रखा है बिल्कुल। अब सुनिए आगे, ये थोड़ा समय इसलिए लग रहा है अपन को, अरे समय तो इसलिए लग रहा है, क्यों, अपन आदर भी है ना, इस सारे चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, सब कुछ अगर मुझे आंसर ही बताने होते इतना टाइम नहीं लगता ना, और भी आपको उससे रिलेटेड कोई है ना ऐसे टॉपिक है कुछ, ऐसे मैंने बता दिया आपको, जैसे CTOR HMT पूरी ट्रिक, टाइम तो लगेगा उसमें, पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है ना, ऐसे नहीं डायरेक्टली जैसे जो सवाल दिया उसको सॉल्व कर दिया, फिर तो कोई टाइम लगेगा ही, ठीक है ना। देखिए एथिल एल्कोहल, इसका IR स्पेक्ट्रम लिखा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शिखर प्राप्त नहीं होता, यानी उसका IR स्पेक्ट्रम ले तो कौन सी पीक नहीं मिलेगी। देखिए पहले तो एथिल एल्कोहल देख लो आप, ये एथिल एल्कोहल तो ऐसा होता है अपना, अरे ये एथिल एल्कोहल ऐसा होता है। अब देखो ये जो OH की पीक होती है ना, OH की, ठीक है ना, OH की पीक वो है ना ऐसे आती है आपके ना 3600 से 3800 के आसपास, इस तरीके से आती है ना OH की पीक, या मान लो कि 3300 से तो ऊपर ही आएगी लगभग ना 3300, और इसमें 3600 से 3800 वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, तो सबसे हाईएस्ट पी की कितनी 3300 दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो है ना 3300 वाली है, अरे ये तो किसकी है OH वाले की है, ये 3300 पे जो पीक आएगी ना IR स्पेक्ट्रम में, वो किसकी वजह से आएगी, OH की वजह से। अब इसमें देखो एक स्ट्रेचिंग होती है, एक बेंडिंग, यानी कंपन जिनको कहते हो आप ना विधा, स्ट्रेचिंग मोड और एक बेंडिंग मोड, तो ये स्ट्रेचिंग मोड की बात कर रहे हैं ना, इसकी स्ट्रेच करना खींचना, एक बेंडिंग ऐसे है ना मुड़ा हुआ, तो ये स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। तो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने पे आती है, अरे 3300 पे है ना, मतलब ऐसे 3600 से 3800 के बीच आती है, और इसमें ऑप्शन हाईएस्ट ये दिया है, ये हो गया। अब देखो ये 1730 वाली है ना, अरे ये तो किसकी होती है, ये सवाल पीछे भी आया भी ये ऐसा, पर उसने वहां पूछा था एल्डिहाइड कीटोन वाली, एल्डिहाइड वाली, ठीक है ना, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होती है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह उनके लिए होती है, ठीक है ना, या फिर उसके डेरिवेटिव, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, यानी उसके व्युत्पन्न,
जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की व्युत्पन्न क्या है, एनहाइड्राइड एस्टर एसिल एलाइड एमाइड साइन, है ना, ये चारों हैं, एनहाइड्राइड एस्टर एसिल एलाइड और एमाइड। तो इसका मतलब ये तो किसकी है, एल्डिहाइड की पीक है। यहां देखो, अरे ये कार्बन कैसा है sp3, ये भी कैसा है sp3, इसका मतलब यहाँ sp3 कार्बन और हाइड्रोजन, अरे बॉन्ड भी है, तो उसकी वजह से जो पीक आती है ना, अरे वो ऐसे 2800 से 3000 के आसपास आती है। कितना, मतलब 2800 से 3000 के बीच, तो 2800 से 3000, इसका मतलब ये भी मिलेगी और ये भी मिल रही है। और ये देखो, अरे ये बेंडिंग वाली होती है ना, ये कौन सी है, बेंडिंग वाली, ठीक है ना, इसका मतलब ये भी मिलेगी आपकी। कौन सी नहीं मिलेगी, अरे ये नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये वाली, अरे ये नहीं मिलेगी। तो हमारा जो आंसर है वो इसने यही पूछा है, कौन सा शिखर प्राप्त नहीं होता, यानी कौन सा पीक नहीं मिलता। तो ये दो तो स्ट्रेचिंग वाली है और ये कौन सी है, बेंडिंग वाली, कौन सी 1050 वाली, ये तीनों ही मिलेंगी, ठीक है ना, किसमें, एथेनॉल में, या एथिल एल्कोहल, एक ही बात है, आईयूपीएसी नाम एथेनॉल। अगला देखिए, ये सवाल भी कई बार पूछा है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसने, ये तो क्या है, अरे ये तो एथेन है और इसका क्या करवा रहा है, अरे ऑक्सीकरण करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ऑक्सीकरण करवा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, अरे इसका नाम क्या है, मैग्नीज एसिटेट। कौन सा है, मैग्नीज, एनसीईआरटी में दे रखा है ये ऐसे कैसे, एसिटेट, क्या है ये, अरे मैग्नीज एसिटेट। ये पूछ रहा है ए क्या बनेगा, यानी इसमें जो उत्पाद बन रहा है ना, ये क्या बनेगा, तो ये फेमस रिएक्शन है, इसमें उत्पाद जो बनेगा ना आपकी, अरे ये बनेगा एसिटिक एसिड और साथ में वाटर, तो वाटर तो इसने दे ही रखा है, एसिटिक एसिड बनेगा ए, तो ए क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ये तीन रिएक्शन दे रखी है वहां, अरे एल्केन का पूर्ण दहन और एक करवा रखा है इसने अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन से तो CO2 और जल बनते हैं, अपूर्ण दहन से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सॉरी कार्बन ब्लैक बनता है ना, क्या बनता है, कार्बन ब्लैक, काली स्याही, कार्बन कज्जल, एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है कार्बन ब्लैक को, ब्लैक का मतलब काला, तो काले को कज्जल लिख रखा है। और फिर एक नियंत्रित ऑक्सीकरण है ना, नियंत्रित का मतलब कंट्रोल कंडीशन में, यानी कुछ ऐसी कंडीशन दे दी जाए उनमें ऑक्सीकरण करवाया जाए। जैसे यहां उत्प्रेरक दे दिया कौन, मैग्नीज डाई एसिटेट, अरे ये मैग्नीज और ये डाई, सॉरी मैग्नीज डाई एसिटेट है भैया, एसिटेट नहीं भाई, दो है ना ये, अरे ये दो हैं, तो मैग्नीज डाई एसिटेट, क्या है ये, मैग्नीज डाई एसिटेट। इसी से है ना मिलती जुलती दो रिएक्शन हो रहे हैं, मिलती जुलती क्या, अरे इसी में दे रखे हैं आपके, उसने एनसीईआरटी में नियंत्रित ऑक्सीकरण में तीन दे रखे हैं, तीन में से एक तो आपसे पूछ ली, इसी को बार बार पूछ रहा है, तो दो और है इसके, जैसे देखो कौन सी, CH4, इसका भी ऑक्सीकरण करवाया जाए, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, अरे कॉपर की प्रेजेंस में, और 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 ATM प्रेशर पे, 100 ATM प्रेशर, तो इससे बना रखा है उसने, अरे क्या, मैथेनॉल, और साथ में जल तो बनी रहा है, ठीक है ना, मैथेनॉल याद रखें। और दूसरा इसने वही CH4 ले रखा है, इसका वही ऑक्सीकरण करवा रहा है, पर किसकी उपस्थिति में, अरे इसकी उपस्थिति में मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड ले रखा है, MOO3, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड। तो इससे क्या बना रखा है इसने, अरे इससे बना रखा है इसने HCHO, और HCHO को हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, अरे HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, साधारण नाम पद्धति में फॉर्मेल्डिहाइड। तो कोई जरूरी थोड़ी ना आपसे बार बार यही रिएक्शन पूछे, ये पूछ सकता है, और इसका तो आपको पता ही, अरे ये तो मैथेनॉल है या मैथिल एल्कोहल, जैसे अभी देखो साधारण नाम दिया था उसने ऊपर एथिल एल्कोहल, तो मैथेनॉल कह दो, मैथिल एल्कोहल कह दो, एक ही बात है। ये दो रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना, अरे ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ये कैसी है, नियंत्रित ऑक्सीकरण, अरे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यानी उत्प्रेरक वगैरह उच्च ताप दाब वगैरह दे देना ना, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवा रखा है कंट्रोल्ड कंडीशन में। ये नियंत्रित ऑक्सीकरण के एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है ये, नियंत्रित ऑक्सीकरण के। अब देखो एक रिएक्शन होती है मैं फटाक से करवा देता, मैंने दो रिएक्शन और बता दिया आपको, तो इसको आपको ना पेपर सॉल्यूशन देखोगे आप ना, जितने मैंने डाले सब में ऐसे आपको ना एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको ना बहुत कुछ है ना, काफी कुछ करवा दिया मैंने इसमें ना, इससे रिलेटेड और भी सवाल कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना, एक ही आंसर को नहीं निकाल रहे अपन, एक को निकालते तब तो ना अब तक ये अपना सॉल्व हो चुका होता पेपर। देखिए त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अरे जो त्वचा होती है ना, त्वचा, जैसे त्वचा का रंग, जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे तो ना,
हीमोसाइनिन वर्णक होता है ना, जो कुछ जीवों में वो है ना, मतलब कलर को निर्धारित करता है, हीमोसाइनिन वर्णक, उसमें है ना कॉपर होता है ना। तो त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कॉपर, ठीक है ना। कौन सा? कॉपर, हीमोसाइनिन। बायोलॉजी पढ़ते हैं, सर बायोलॉजी वाले बता सकते हैं इसको, केमिस्ट्री में बता दिया। अब अपने केमिस्ट्री में बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो त्वचा की वर्णकता में कौन सी धातु के एंजाइम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कॉपर की। किसकी भाई? कॉपर की, ठीक है। अगला देखिए अब, देखिए ये वैसे फिजिक्स का सवाल है, केमिस्ट्री में भी है ये, चाहो तो आप केमिस्ट्री से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए, यदि निम्नलिखित चारों कणों की गतिज ऊर्जा, अरे चार कण दे दिए आपको, उनकी गतिज ऊर्जा कैसी है? समान है। अरे गतिज ऊर्जा क्या है भाई? समान। तो ये कह रहा है किस कण की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, यानी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। अरे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम होगी। ये ऐसा पूछ रहा है हमसे। चार कण कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण। अरे अल्फा कण का मतलब द्विधनावेशित हीलियम आयन, ये 2He+2 और ये 4। ये क्या है? अल्फा कण। अरे ये क्या है? अल्फा कण। देखो हमको ये दे ब्रोगली या डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अरे लैम्बडा बराबर H/P, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं H/mv। अरे लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं क्या? अब इसने कहा है कि किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम है, यहां से किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम है। और इसने क्या कहा है? अरे चारों कणों की गतिज ऊर्जा समान दे दी इसने। क्या दे दी हमको? चारों कणों की गतिज ऊर्जा अरे समान दे दी। और देखो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हमको पता है। अरे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी अरे स्क्वायर होता है क्या? और पी बराबर एम बी तो वो चल ही रहा है। तो देखो मैं इसको ऐसा कर दूं क्या? अरे एम से ऊपर गुना कर दूं, एम से नीचे भाग लगा दूं। तो ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो आप, है ना, सेम संख्या से कुछ भी कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बना? एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या है? अरे ये तो पी है ना, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऊपर वाले को, अरे पी स्क्वायर अपॉन ये 2m हो गया आपकी। क्यों? अरे एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब पी बराबर एम बी है ना, तो एम बी का स्क्वायर कर सकता हूं ना, तो पी बराबर एम बी, तो पी का स्क्वायर हो गया ये, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अरे पी बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना। अरे 2m 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर तो क्या है? पी स्क्वायर। और स्क्वायर को हटाते हैं तो हमको पता है ना, अरे ये रूट में आता है, आता है नहीं आता है। अब इसने देखो हमको क्या कहा है, अरे देखिए इसने क्या कहा है? चारों कणों की गतिज ऊर्जा कैसी है? अरे समान है। चारों कणों की गतिज ऊर्जा समान। इसका मतलब अरे इस फॉर्मूले को यदि मैं यहां रख दूं, अरे इस फॉर्मूले को यहां रख दूं मैं, देखो तो लैम्बडा बराबर क्या होगा अपने पास? एच तो ऊपर चल ही रहा है, और पी की जगह क्या आ गया? अरे √2m/ke काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब इसने क्या कहा? अरे ये तो समान है, कांस्टेंट है, और एच हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो फिर और दो वैसे ही कांस्टेंट है, अरे ये तो वैल्यू है ना, तो इसका मतलब अरे लैम्बडा जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके? अरे √m के, है क्या? इसका मतलब जिसका m ज्यादा उसका लैम्बडा कम, जिसका m कम, m का मतलब द्रव्यमान, उसका लैम्बडा भी, सॉरी, जिसका m कम उसका लैम्बडा ज्यादा, और जिसका m ज्यादा उसका लैम्बडा कम। तो देख लो m किसका ज्यादा है। तो हमसे तो क्या पूछा है इसने? तरंग दैर्घ्य अधिकतम वाला पूछा है। अरे तरंग दैर्घ्य क्या पूछा है? अधिकतम वाला। अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी है? तो जब अधिकतम पूछा है क्या तरंग दैर्घ्य, तो द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? अरे मिनिमम होना चाहिए, कम से कम। और हमको पता है अरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुना 10⁻⁻, अरे 28, और ग्राम में लिखो तो ये। न्यूट्रॉन का कितना है? अरे 1.675 गुना 10⁻24, किसमें? ग्राम में। और प्रोटॉन का हमको पता है 1.672, इतना सा फर्क है दोनों में। और बाकी देखें तो थोड़ा सा हल्का सा उसका ही ज्यादा है। और अल्फा कण का देखो अरे कितना है? 2He4। हीलियम का मानो अरे 4 AMU हो गया, ये कितना हो गया? 4 AMU। अरे एक हीलियम का क्या हो गया? 4 AMU। क्यों? इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है ना, और AMU को तो ग्राम में चेंज कर सकते हैं ना, 1.66 गुना 10⁻24। अरे इस 4 AMU को चेंज कर लो आप, कैसे? अरे 1.66 गुना 10⁻24
24 किसमें, अरे ग्राम में, और ये 4 से गुणा हो ही रहा है। देखो एक सेकंड, ये देखो वो -28 चल रहा है, ये -24 -24, और इसको मैंने ग्राम में चेंज किया किसको, अल्फा कण के द्रव्यमान को, तब भी -24 हो रहा है, -28। अरे माइनस में पावर जितनी ज्यादा होती है वो वैल्यू उतनी कम होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, सबसे कम, और द्रव्यमान सबसे कम तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। तो हमारा जो राइट आंसर है, अरे वो क्या है, हमारा राइट आंसर इलेक्ट्रॉन। और अगर पूछता सबसे कम, तो सबसे कम तो कौन है, देखो अरे 24 24 24, तो फिर क्या देखेंगे, आगे वाली वैल्यू देख लो, ये ज्यादा है इससे, और ये 4 से गुणा हो रहा है, अरे 4 से गुणा हो रहा है 1.66, तो इसका मतलब इसका ज्यादा है। तो अगर पूरा ऑर्डर देखें आप तो किसका ज्यादा होगा, देखो अरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हो गया, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य। फिर किसका होगा, प्रोटॉन का, ये लो। फिर किसका है, अरे न्यूट्रॉन का, ठीक है ना, और सबसे कम किसका है, अरे अल्फा कण का, यानी अल्फा कण का सबसे कम। क्यों, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स से भी कर सकते हो आप सवाल सॉल्व, या केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, किसी से कर लो आप। अगला देखो, इसने पूछा, देखो सबसे सिंपल सवाल है तो, कि 1 मोल ग्लूकोज का, अरे 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान, अरे 1 मोल की जो मात्रा होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब ग्राम्य मात्रा, 1 मोल की ग्राम्य मात्रा उसकी मोलर है ना, मोलर मास के बराबर होती है, मोलर द्रव्यमान के बराबर। अरे 1 मोल कुछ भी दे दे, तो उसका अगर मास पूछे ना, हमसे द्रव्यमान पूछे या कह दो ग्राम्य मात्रा, तो वो किसके बराबर होती है, उसके मोलर मास के बराबर। और ग्लूकोज का मोलर मास तो हमको वैसे ही पता है कितना, 180 होता है, तो इसका मतलब 1 मोल ग्लूकोज का मतलब अरे 180 ग्राम, सीधा ही आंसर है। और नहीं ऐसे नहीं आता आपको, तो फॉर्मूला अपने पास सदाबहार फॉर्मूला है ही अपने पास, क्या, अरे मोल बराबर क्या है, अरे द्रव्यमान बटे क्या, मोलर द्रव्यमान लिख लो, ये लो, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और आपको पता है क्या, अरे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान तो 180 होता है ना, और ये आपको दे रखा है 1 मोल, द्रव्यमान आपको निकालना है, 1 गुणा 180, 180 तो आएगा, ये लो, सिंपल है ये तो। अगला देखिए, अगला क्या है, CONH3 का होल 6+3 संकुल का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण, अरे म्यू स्पिन ओनली, म्यू स्पिन ओनली, ये निकालना है, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, अरे किसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। तो देखो कोबाल्ट, अरे यहां जो कोबाल्ट है ना आपके, ये तो ये कितना, अरे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और +3 का मतलब अरे 3d7 4s2। तो क्या करो आप, +3 का मतलब यहां से 2 निकालो, यहां से 1 तो 3d, अरे 6, तो कोबाल्ट +3 का मतलब 3d6, यानी डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो अमोनिया है ना, अरे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, अरे इसको भरे हैं बनाकर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, अरे T2G में 6 और EG में अरे 0, इसका मतलब N का मान अरे 0 और N का मान 0, तो म्यू स्पिन ओनली बराबर भी 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे एयु में तो इलेक्ट्रॉन 0 हो, ये आपको पता है ना फॉर्मूला, अरे √n n+2, देख लो ना, अरे 0 0 +2 तो 2, और 2 गुणा 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा ना, तो ये 0 हो गया आपके। अब जल्दी होने वाला है अपना ये लीजिए, 113 तक तो आ गए अपन। हाँ, अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, अरे ये सवाल अच्छा सवाल है, ये सवाल आपके अच्छा सवाल है, ये वाला देखिए, ये अरे ये एल्काइन का जल योजन है भाई, किसका, अरे एल्काइन का जल योजन है ये, किसका जल योजन है, एल्काइन का जल योजन। वैसे इसको कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं भैया ना, कौन सी, कुचरोव, अरे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव अभिक्रिया। वैसे आपके एनसीईआरटी में देनी रखी, अरे कुचरोव नाम देनी रखा, अभिक्रिया तो है, अभिक्रिया तो दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना, 12th क्लास में भी है ये और 11th क्लास दोनों में ही है, तो 11th 12th दोनों में ही है, एल्काइन का जल योजन। क्या करो यार, कुछ नहीं है, अरे ये एल्काइन बस इसने क्या कर दिया,
कि साइक्लोहेक्सिल जोड़ दिया उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अरे मैं मान लो इसको ऐसे लिखता, मेथिल लिखता CH3C1CH, बात तो एक ही है। वहां हम पढ़ते हैं कि केवल एसिटिलीन का जलीयोजन करवाते हैं अपन, वही H2SO4, देखो H प्लस ले रखा है ना, Hg+2 ले रखा है, जलीयोजन करवा रहा है, तो वहां वो H2SO4 लिख देता है, डाइल्यूट H2SO4, क्या फर्क पड़ रहा है, H प्लस का मतलब H2SO4 ले रखा है इसमें डाइल्यूट, ठीक है ना। इसका मतलब ये एल्काइन का क्या है, अरे जलीयोजन है ये। तो वहां एसिटिलीन का जलीयोजन करते हैं तो उससे एल्डिहाइड बनता है, और बाकी कोई सा एल्काइन ले लो आप, उससे क्या बनेगा, कीटोन। अरे तो एसिटिलीन तो ये होता है, देखो, अरे एसिटिलीन तो ये होता है बच्चों, ये एसिटिलीन है आपकी, क्या है इसका नाम, अरे एसिटिलीन है। बाकी सारी एल्काइन है वो जलीयोजन पर क्या देती है, कीटोन। तो देखो, अरे ये तो एल्डिहाइड है, ये तो आंसर होगा ही नहीं, वैसे ही कर लो सॉल्व, ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों, ये तो क्या है, अरे एल्डिहाइड कीटोन है ही नहीं भाई, मान लो एल्डिहाइड होता तो भी सोचते, पर ये तो है ही नहीं। इस पे तो क्या है, अरे ये है ना साइक्लोहेक्सिल इधर, और ये मतलब एल्केन ब्रांचिंग कर रखी है इसने, इधर देखो ये एल्कोहल है, अरे ये हो गया ना आपके साइक्लोहेक्सिल CH2CH2OH, ये तो एल्कोहल है, तो हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया। ये क्या है, अरे साइक्लोहेक्सिल CO एसिड है ये, अरे ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, और ये CO और ये CH3, अरे ऐसा हो गया नहीं, अरे कीटोन एसिड होता है कीटोन, इधर जैसे RCO और ये R, कुछ भी ले लो, जैसे R इधर कौन है, CH3, इधर कौन है, साइक्लोहेक्सिल, ये कीटोन ही हुआ, तो हमारा आंसर तो वैसे निकल गया। अगर हमने अभिक्रिया को पहचान लिया ना, अरे हमने अभिक्रिया को पहचान लिया तो हमारा आंसर वैसे ही निकल गया। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूं, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सुनिए क्या होगा। अरे कुछ नहीं, देखो ये साइक्लोहेक्सिल ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब मैं क्या करूं, एक बॉन्ड को तोड़ दूं, भाई जलीयोजन करना है ना, अरे योग करना है, तो बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो मैंने एक बॉन्ड को तोड़ा, आधा इधर और आधा इधर लगा दिया, तो OH कहां जुड़ेगा, अरे OH यहां जुड़ेगा दल में से, H इस पे जुड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे हटा दूं, देखो चाहो तो H ऐसे अलग लिख दो, और चाहो तो आपकी इच्छा है, कैसे, अरे ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, अब इतने तो आप समझदार हैं, ठीक है ना। तो CH था उसका CH2 हो गया ना, और देखो इसको हम बोलते हैं, अरे ये डबल बॉन्ड है, इसको इन और OH को ऑल, तो ये एनॉल बन गया, क्या बन गया, इनॉल। मैंने डायरेक्ट क्या किया, अरे इसके ऊपर, यानी इससे मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, जल जोड़ दिया, और जल का योग किसके, अरे मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है ना। कोई सोच रहा है कि सर इधर क्यों नहीं जुड़ा OH, इधर H, क्यों, मार्कोनिकॉफ के नियम से, अरे OH कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, या कह दो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो इधर से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा आपके, इसलिए तो ये डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, और इसमें एनॉल ही बनता है, हमको पता है। और फिर यहां से क्या होगा, अरे यहां से पुनर्विन्यास लग जाएगा, ये लोन पेयर इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पे क्या आएगा, अरे प्लस चार्ज आएगा, यहां से एक H को हटा के वहां जोड़ देंगे अपन, तो ये ऐसे तो बनेगा, अरे ये पुनर्विन्यास होता है, अब इतना तो आपको आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके, अरे ये ऐसे हो जाएगा, ये CO और ये क्या, अरे CH3, ठीक है ना, ये CO और ये क्या है, CH3, ये कुचरोव अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, कुचरोव, आगे ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं आप कुचरोव अभिक्रिया के नाम से इसको ना, बाकी 11th-12th में इसका नाम नहीं दे रखा, बस ऐसे क्या रखा है, एल्काइनों के जलीयोजन से, अरे किसके जलीयोजन से, एल्काइनों के जलीयोजन से, यानी एल्काइनों के अरे जलीयोजन से, ठीक है ना। अगला देखिए अब क्वेश्चंस, देखिए, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, देखो प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये कह रहा है 75% पूर्ण होने में 32 मिनट लग रहे हैं उसको, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसको 75% पूर्ण होने में, यानी 25% रह गई अभी, जो रिएक्टेंट थे ना 100%, उसमें से 75% क्या हो गए, अरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, 25% बच गई, तो ये कह रहा है उसमें 75% पूरी होने में कितना, 32 मिनट का टाइम लग रहा है, तो ये कह रहा है उसको आधा होने में, आधा का मतलब, अरे आधा होने का मतलब क्या है, टोटल 100%, तो आधे का मतलब 50%, तो 50% होने में अरे कितना समय लगेगा, और हमको पता है अरे अभिक्रिया को 50% यानी 50% कंप्लीट होने में लगने वाला समय उसका अर्धायु काल कहलाता है, इसको अपन किससे, अरे टी हाफ से दिखाते हैं, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं टी 0.5, या इसी को कह सकते हैं टी अरे 50%, कैसे भी दिखा लो, आपकी इच्छा है। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप ऐसा लगा सकते हैं, देखो अरे 100% अभिकारक है,
100 से 50 होने में 1 टी हाफ लगेगा। 100 से 50 होगी मान लो। अब अगले टाइम में क्या होगा, अरे 50 से 25, और मान लो उससे अगले में 50 से 25, 25 से कितना 12.5, उससे अगले में अरे 6.25, ऐसे करते चलो आप। इसका मतलब क्या हुआ, अरे 1 टी हाफ यहां लगा, दूसरा टी हाफ आपके यहां लगा, और तीसरा टी हाफ आपके यहां लगा, चौथा टी हाफ आपके यहां लगा। फिर आगे 6.25 का आधा कर लो, ठीक है ना, फिर ऐसे फिर उसका आधा कर लो। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अरे वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, यानी उसको कंप्लीट होने में 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। कितना इनफाइनाइट टाइम लगता है, यानी इनफाइनाइट टी हाफ हो जाएगा 100% कंप्लीट होने में। अब इसने हमसे तो क्या कहा 75% कंप्लीट होने में, देखो 50 कंप्लीट हुई तो कितना 1 टी हाफ, फिर 50 से 25 हुई तो देखो 100 से कितना, अरे 100 से कितना हो रहा है 25 रह गया भाई, पहले 100 था अब 25 रह गया, तो इसका मतलब 75% क्या होगी, अरे 75% पूर्ण हो गई। कितनी हो गई 75% पूर्ण, और 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लग रहा है, अरे 32 मिनट का टाइम लग रहा है। कितने का टाइम लग रहा है 32 मिनट का। 75% पूर्ण होने में 32 मिनट का टाइम लग रहा है, तो मैं ऐसे कह दूं कितने टी हाफ लग रहे हैं, तो 1 टी हाफ ये और 1 टी हाफ ये, यानी 75% पूर्ण होने में कितना टी हाफ लगा 2 टी हाफ। तो मैं ऐसे कह दूं ना कि 2 टी हाफ बराबर कितना 75% पूर्ण होने में लगा समय, तो कितना है ये, अरे 32, तो 1 टी हाफ बराबर क्या होगा, अरे इससे काट दो ना इसको 16, कितना आंसर आ गया हमारा 16 मिनट। समझ में आया, अरे 100 से 50, 50 से 25, इसका मतलब कितना कंप्लीट हो गया 75, और 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट लगे, तो ये 32 मिनट और ये टी हाफ यानी 2 टी हाफ हो गए ना, तो दोनों के बीच रिलेशन क्यों हमसे आगे पूछा ना इसने 50% पूर्ण होने में लगा समय, तो इसका मतलब क्या है 50% पूर्ण होने में लगे समय का मतलब अर्धायु काल। तो ये ऐसे कह रहा हमसे कि अर्धायु काल बताओ, तो ये अर्धायु काल अपने आप आ गया ना, कितना 16, कितना 16 मिनट। कोई दिक्कत है, और नहीं तो फिर आप क्या करो वो फॉर्मूला रखो कौन सा, के बराबर क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, फिर उससे पहले क्या निकालो आप, जैसे ये टी कौन सा है 75% पूर्ण होने में लगा समय था ना टी, तो के को नीचे भेज दो आप, या के निकाल लो पहले, के बराबर टी नीचे आ ही जाएगा, तो 100 बटे ऐसे 75 हो गया तो 25 हो जाएगा ना, तो उससे वैल्यू निकालो आप पहले किसकी, के की, फिर 50% वाला निकालो, फिर कौन सा 50% वाला निकालो, क्या टाइम, तो वो टी बराबर निकालो, के उधर से आ जाएगा, के को रखो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अरे ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, अरे टी बराबर 2.303 अपॉन के और ये लॉग अरे आर नॉट अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। पहले के निकाल लो, के को इधर ले जाओ, क्यों टाइम दे रखा है ना अपन को 32 मिनट, उसको इधर रख दो, तो इसको सॉल्व करो, फिर के की वैल्यू आ जाएगी, दोबारा टी रखना, क्यों 50% वाला निकालना ना, तो के वहां से आ जाएगा, के को यहां रखना, ऐसे बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना। आगे देखिए अगला, अगला सवाल देखो, वैसे अपने सेकंड ग्रेड में है नहीं, अरे अपने सेकंड ग्रेड में थर्मोडायनेमिक्स है नहीं है ना, उसमें गति की, आपके किसमें फिजिक्स में है या किसमें है, अरे फिजिक्स में, और फिर भी सॉल्व करना चाहे कर लो। देखो पीवीटी से प्रदर्शित एक निकाय के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा जी, एक तो गिब्स मुक्त ऊर्जा दे रखा है जी, एक एंथैल्पी दे रखा है आपको एच, और एक क्या कह रहा है आंतरिक ऊर्जा यू, और एक क्या दे दिया इसने एंट्रोपी एस, एंट्रोपी एस। मैं सही संबंध चुनिए। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जी बराबर अरे एच माइनस टी एस, और उसी से हम क्या निकालते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अरे डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसको अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। कौन सा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और देखो एक फॉर्मूला ये होता है, चूंकि एच बराबर क्या होता है, अरे यू प्लस पीवी, यानी एंथैल्पी बराबर क्या होता है, अरे एंथैल्पी बराबर क्या होता है आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा को यू से भी दिखा सकते हैं, यहाँ यू से दिखा रखा है, और एक दावायतन कार्य का योग क्या कहलाता है एंथैल्पी। बस इस वैल्यू को आप यहां रख लो, देखो यहां इसको यहां रखो, ये क्या हो जाएगा एच की जगह तो अरे यू प्लस पीवी, और माइनस क्या हो गया टी एस, और ये जी चल ही रहा है आपका, तो जी के दो फॉर्मूले हो गए।
यहां से G बराबर H प्लस टी एस, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्यों H माइनस टी एस होना चाहिए, H माइनस टी एस, ये H माइनस पीवी आ गया, H माइनस पीवी, ये भी गलत है, और ये H प्लस पीवी, ये भी गलत है, आंसर वैसे ही आ गया क्या, G बराबर H माइनस टी एस। अगर आपको अरे दूसरा फॉर्मूला पता नहीं है ना, एक फॉर्मूला पता है तब भी आप कर सकते हैं। और आगे क्या है देखो, U, ये सॉरी है ना, एक सेकंड, U प्लस क्या है पीवी, ये पीवी है ना, तो देखो आप U प्लस पीवी, प्लस का पीवी इधर है, अरे उसको उधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। वैसे तो फिजिक्स का सवाल है ना, हाँ केमिस्ट्री में भी है, पर केमिस्ट्री में थर्मो है नहीं आपके, तो अपन को दिमाग में नहीं लगाना, पर मैंने फिर भी आपको बता दिया ना, फिजिक्स वाले सर भी बता देंगे आपको, और वो भी ऐसे बताएंगे आपको। देखिए 118 तक आगे अपन, अब आगे हाँ इस वाले में अपना कोई सवाल नहीं है, ये लो, इस वाले में अपना कोई सवाल नहीं है, अगले में देखो, हाँ इसमें एक सवाल है, देखिए आप, ये भी देखो आपके डायरेक्ट दिया सवाल, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य, इसके दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए उपस्थित बंध, अरे जब पॉलीसेकेराइड बनता है या ओलिगोसेकेराइड, तो वो मोनोसेकेराइड की इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, और वो बंध कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। आपको तीन बंध याद रखने इसमें है ना, वायु मॉलिक्यूल के अंदर दो मोनोसेकेराइड की इकाइयां किससे जुड़ी होती हैं, अरे ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक एक ही बात है, और दो एमिनो एसिड किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा, क्यों एमिनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन, और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बंध मिलता है भैया, कौन सा, फॉस्फोडाइएस्टर, क्यों न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं, एक पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, तो आपको तीनों के तीनों बॉन्ड याद रखने हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें मिलता है, अरे एमिनो एसिड के बीच में, एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, और एमिनो एसिड मिलकर क्या प्रोटीन बनाती हैं, तो आपको अगर एमिनो एसिड मान लो ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछ ले प्रोटीन में कौन सा बंध मिलेगा, तो पेप्टाइड बंध, कौन सा, पेप्टाइड बंध, बाकी और बंध भी मिलते हैं वहां, डाइसल्फाइड बंध वगैरह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ऐसे मिलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये तो हमारा ऑप्शन ही हो गया, मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच, और ये हाइड्रोजन बंध वगैरह ना, अरे ये डीएनए वगैरह में मिलता है ना, न्यूक्लियोटाइड वगैरह जुड़ते हैं ना, जैसे ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं है, ये दो हाइड्रोजन बंध है, ए और टी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में अरे तीन हाइड्रोजन बंध है ये, ठीक है ना, और वंडरवाल बंध है, वंडरवाल फोर्स, ये तो वीक होते हैं ना, ये तो यहाँ इसका ना कोई ज्यादा काम नहीं है, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल में। अगला देखिए, ऐसे सवाल डायरेक्ट देखो याद करने के ही, अगर आपको आते हैं तो ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, और नहीं आते हैं तो ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं। मैंने तीन बंद बताए आपको, ठीक है ना, एक कौन सा, इसको भी याद रख लेना, देखो कौन सा, अरे इसको भी याद रख लेना, मैं लिख देता हूं चलो, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, कौन सा, अरे फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, और ये किसके बीच मिलेगा, अरे ये न्यूक्लियोटाइडों के बीच, किसके बीच, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, न्यूक्लियोटाइडों के बीच, ठीक है ना, किसके बीच, अरे न्यूक्लियोटाइडों के बीच, ठीक है ना, और पेप्टाइड बंध बताई थी मैंने आपको, ये लीजिए। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 129, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस क्विनॉल के साथ जालक यौगिक नहीं बनाती है, नहीं बनाती जालक यौगिक, ठीक है ना, यानी ये कौन सा है, ये जो क्लेथरेट है ना, इसकी जो इंग्लिश है ना वो है क्लेथरेट, क्लेथरेट कंपाउंड जालक यौगिक नहीं बनाती, किसके साथ, क्विनॉल के साथ, अरे क्विनॉल का मतलब जैसे बेंजीन से दो OH जुड़े हुए हैं ऐसे, अरे इसको हम बोलते हैं क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन, ऐसे ये तो है फिनॉल,
और इधर मैं क्या जोड़ दूं, एक OH और लगा दूं, इसका नाम है क्विनॉल। अरे इसी का नाम क्या है बच्चों, क्विनॉल। तो ये कह रहा है क्विनॉल यानी कौन सी उत्कृष्ट गैस है वो क्विनॉल के साथ में कौन सा क्लेफरेट नहीं बनाती है ना, जालक यौगिक नहीं बनाती। जालक यौगिक में क्या होगा, बीच बीच में स्पेस होंगे ना, कैविटी वगैरह होंगे ना। अब उसमें छोटे आकार की गैस है ना, अरे वो उसमें फिट नहीं हो पाएगी, जैसे अंतरकाशी यौगिक नहीं होते हैं ना, इसी तरीके की क्लेफरेट है ना। तो क्विनॉल के साथ में कौन सी उत्कृष्ट गैस है वो जालक यौगिक नहीं बनाती है। तो हीलियम देखो सबसे छोटी है, इसलिए उस कैविटी में ना, अरे जो अंतराकाश है उसमें है ना फिट नहीं हो पाएगी। अंतराकाश यौगिक पढ़ते हैं ना अपन कि वो जब क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं उस दौरान छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, उनको अंतराकाश कहते हैं। उसमें छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन वगैरह आके अरे फिट हो जाते हैं। तो वो जो यौगिक बनते हैं एरस समीकरण में थी, उनको बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। ऐसे ये कौन से हैं, जालक यौगिक। तो इनमें भी क्या होगा, क्विनॉल के साथ में कौन सी गैस, अरे जो हाइड्रोजन गैस है ना, सॉरी जो आपकी हीलियम गैस है वो छोटी है ना, नियॉन भी नहीं बनाती है। बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वगैरह ये तो है ना साइज बड़ी है, ये बना लेती है। तो क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन ये तो बना लेगी, कौन नहीं बनाएगी, हीलियम। इसके अलावा नियॉन भी नहीं बनाती है ना, अरे नियॉन भी नहीं बनाती है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। एक देखो, एक बहुप्रचलित दर्द निवारक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट और एंटी पायरेटिक दवा है। एंटी पायरेटिक का मतलब तो क्या है, अरे ज्वर नासियन, ज्वर रोधी, यानी बुखार में काम आए। दर्द निवारक है ना, यानी दर्द को दूर करने में काम आए। जैसे हम पढ़ते हैं पीड़ाहारी, दैनिक जीवन में रसायन 12वीं क्लास में, पीड़ाहारी ऐसे रसायन जो दर्द या पीड़ा को दूर करते हैं वो कहलाते हैं पीड़ाहारी। वो दो प्रकार के हैं, अस्वापक और स्वापक। अस्वापक का मतलब तो अरे दर्द या पीड़ा दूर हो जाए पर व्यक्ति को लत नहीं लगे। जैसे पैरासीटामोल हो गया आपके, ये हो गया जैसे आपके ना, इसमें से ये कौन सी है, एस्पिरिन। ठीक है ना, इस तरीके से। और एक होते हैं दर्द या पीड़ा दूर हो जाए पर व्यक्ति को लत लग जाए, जैसे है ना हेरोइन वगैरह है, अफीम वगैरह है ना, यानी गांजा वगैरह है, भांग, चरस कुछ भी पी लो आप, दारू है, तो इनकी व्यक्ति को ना अरे दर्द या पीड़ा दूर हो जाती है, कुछ समय के लिए लगता है ऐसा, बाकी दर्द या पीड़ा दूर होती नहीं है ना। तो व्यक्ति क्या होगा, उसको आदत लग जाएगी ऐसी है ना। ये जैसे लास्ट स्टेज का कैंसर वैंसर है ना, बहुत ज्यादा होता है, तो उनको ऐसे लोगों को दिया जाता है ना, कौन से, एसोपक वाले। तो अपने लिए पूछा है एक बहुप्रचलित दर्द निवारक यानी पीड़ाहार, एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी, एक देखो एंटी प्लेटलेट है। इसका मतलब अरे क्या ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने दे, किसकी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने दे। तो वो कौन सी औषधि है, अरे कौन सी दवा है, एस्पिरिन। एस्पिरिन इसको हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं ना, अरे वो लेते हैं ना, हार्ट अटैक के पेशेंट है उनको दी जाती है ना। एक इसको खाली पेट नहीं लिया जाना चाहिए भैया ना, अरे एस्पिरिन जो है ना इसको भूखे पेट नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कुछ खा पी के लेना चाहिए। क्यों, अरे इसका जलापघटन हो जाएगा, उससे सैलिसिलिक एसिड मिलेगा ना। कौन सा एसिड है, अरे सैलिसिलिक है ना, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन बोलते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा जो क्या है, अम्ल है, जो पेट के खाली होने पर आमाशय की दीवारों में घाव पैदा कर देगी, इसलिए इसको खाली पेट नहीं लिया जाना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको ये देते हैं। तो एंटी प्लेटलेट, ठीक है ना, एंटी प्लेटलेट, इसका मतलब अरे हार्ट अटैक के जो पेशेंट है ना आपकी, उनको देते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना कौन सा है वो, एस्पिरिन, हार्ट अटैक के पेशेंट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब तो है ना, अरे इन्फ्लेमेटरी का मतलब जैसे है ना शरीर में ऐसे जलन वलन टाइप की हो रही है अंदर है ना, ऐसे लग रहा है जलन, तो उसको कम करती है ना। एंटी प्लेटलेट, एंटी पायरेटिक है ना। एंटी प्लेटलेट का मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट है ना, अरे क्लॉटिंग नहीं होने देती है ना। ठीक है, अब इसके बाद तो सारे सवाल किसके हैं अपने, अरे इसके बाद सारे सवाल आपके टीचिंग मेथड के हैं ना। किसके हैं, टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों के सवाल हैं आपकी। और 20 क्वेश्चन आते हैं ऐसे है ना, कितने 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड की। तो इस तरीके से हमने 2022 वाला पेपर है उसको सॉल्व कर लिया ना। आप अच्छे से देखें, एक वीडियो कल डाला था अपन ने ना, और एक ये आज का वीडियो है ना, अच्छे से देखें। और मैंने है ना आपको काफी कुछ है ना भाई, ये इतने क्वेश्चन तो है 40, 42, 43 जो भी हैं, इसके अलावा मैंने है ना सारे आपको एक्सप्लेन किए, तो बहुत सारे सवाल हो गए। इसी तरीके से अब अपन कौन सा, एक 11, 13 और 16 वाला बच रहा है ना, 16 वाला 15 में वैकेंसी थी, 16 में एग्जाम हुआ ना, एक 16 वाला बच रहा है, उनको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद संस्कार डिपार्टमेंट के और बच रहे हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे ना। बाकी EMRS वगैरह उनको सबको करवाएंगे ना धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना।